देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास जो है यहाँ पर फाइनेंस लीज तक कंप्लीट किया था, मतलब फाइनेंस लीज पे किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है उसका एग्जाम्पल देखा था। आज हम लोग ऑपरेटिंग लीज का देखेंगे एग्जाम्पल, उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग आराम से कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम्पल जो है वो किया हुआ है कि कैसा होता है। अच्छा चलो, अब हम लोग तुम लोग हेडिंग करो ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, हम लोग ऑपरेटिंग लीज पे जो है कैलकुलेशंस देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीज का एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए मशीन having economic life of 6 years has production capacity year 1, year 2, year 3, year 4, 10,000 unit, 20,000 unit, 30,000 unit, 40,000 यूनिट। अच्छा, और भी ईयर 5, ईयर 6 ये भी लिखेंगे। ईयर 5, ईयर 6, 20,000 और 5,000। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लिखो द मशीन इज गिवन। यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, तुम लोग इसके नीचे भी लिख सकते हो। द मशीन इज गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज, मैंने ओ एल लिख दिया, ठीक है, तुम लोग पूरा भी लिख सकते हो। फॉर 3 years, फॉर 3 years, फॉर लीज रेंटल्स, फॉर लीज rentals to yield 20% margin on cost rupees 5 lakh। ब्रैकेट में एसएलएम, एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, एसएलएम डेप्रिसिएशन इन proportion to output is to be considered। पहले इतना लिखना हो जाए फिर हम समझाते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि ऑपरेटिंग लीज में एक मशीन दिया गया है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज में मेन फर्क क्या था? फाइनेंस लीज का तो मैंने 5 क्राइटेरिया बताया था, 5 में से अगर कोई भी एक जो है क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो फिर वो हम लोग का ऑपरेटिंग लीज जो है, सॉरी फाइनेंस लीज है, वो हो जाता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग लीज का मतलब है जो किसी का रोज का काम है। ठीक है, अदर देन फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज क्या था? फाइनेंस लीज का मतलब था ये सब जो 5 कंडीशन है, जिसमें से यहाँ 3, 4, 5 दिख रहा है, इसके आगे पेज में जो है हमें दिख जाएगा। ये रहा, ये देखो,
क्या क्या क्राइटेरिया होता है यहाँ पर, इंडिकेटर्स फॉर फाइनेंस लीज, ठीक है। ओनरशिप ट्रांसफर हो जाना, मतलब सीधा बात है एसेट को बेच देना, ठीक है। ओनरशिप ट्रांसफर हो जा रहा है एट द एंड ऑफ लीज टर्म, या फिर ऑप्शन दिया गया है लीज टर्म के एंड में कि आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, दैट इज फाइनेंस लीज। या फिर सब्सटेंशियल या फिर मेजर पार्ट ऑफ लाइफ अगर एसेट का जो है लेसी यूज कर रहा है तो वो भी फाइनेंस लीज माना जाता है, ठीक है। दूसरा हो जाता है कि मिनिमम लीज रेंटल, मतलब एमएलपी जो मैंने सिखाया था, वो अगर फेयर वैल्यू को सब्सटेंशियली जो है कवर कर रहा है, फेयर वैल्यू के साथ बराबर हो रहा है, तो फिर वो हम लोग का फाइनेंस लीज होता है। और अगर स्पेसिफाइड तरीके से जो है लेसी के लिए ही बनाया गया है, लेसी के अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता है उस एसेट को, तो फाइनेंस लीज होता है। ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या था, अदर देन फाइनेंस लीज। बेसिकली ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है कि जो हम लोग रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है, मतलब एसेट का ओनरशिप कभी ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली रेंट पे देने का बात जब होता है तो ही ऑपरेटिंग लीज होता है। इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल लाइफ दोनों बताए थे। इकोनॉमिक लाइफ मतलब जो एसेट का लाइफ हम लोग एस्टिमेट करते हैं, यूजफुल लाइफ का मतलब जो जितना दिन लेसी उसे यूज करेगा उसको यूजफुल लाइफ बोलते हैं, ठीक है। अब ये सब देखो याद रखना पड़ेगा ये सारा चीज, तभी ना हम लोग कर पाएंगे। अच्छा अब देखो यहाँ आते हैं, यहाँ जो हम लोग अभी फॉलो करने वाले, तो यहाँ पर देखो बोला है कि मशीन का इकोनॉमिक लाइफ है 6 इयर्स, ठीक है। मतलब टोटल ये 6 इयर्स चलेगा। द मशीन इज गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज फॉर 3 इयर्स, लेकिन लीज में 3 इयर्स के लिए दिया गया है। और लीज रेंटल जो है वो कितना मिलना चाहिए, टू इल 20% मार्जिन ऑन कॉस्ट ऑफ 5 लाख, मतलब एसेट का कॉस्ट है 5 लाख, हम चाहते हैं कि इसको रेंट में देके 20% प्रॉफिट कमा ले, ठीक है। तो मुझे बता सकते हो कि इसका टोटल रेंट हम क्या सोच रहे हैं। भले ही हम इसको 6 साल 3 साल के लिए लीज पे दे रहे हैं, लेकिन मेरा टारगेट क्या है, इस एसेट से कितना रिकवर करना, टोटल रेंट कितना होगा। अगर मैंने कोई एसेट 5 लाख का खरीदा और हम सोच रहे हैं उस पे 20% प्रॉफिट कमाएंगे, कैसे करके, उसे रेंट में देके, तो हम टोटल उससे कितना कमाना चाहते हैं, कितना अर्निंग करना चाहते हैं, बोलो, ये तो आसान। हाँ बोलो। मैम 1 लाख। 1 लाख अर्निंग, तो फिर टोटल रेंट हम कितना कवर करेंगे, 1 लाख अर्निंग ठीक हो जाए, किंतु टोटल रेंटটা কত হবে, 5 लाख। ये देखो, मुझे अगर कुछ रिकवर, जैसे मान लो मैंने 100 रुपए का कुछ चीज खरीदा, उसे 120 में बेचा, तो मैंने कितना एक्स्ट्रा रिकवर किया, अगर एक्स्ट्रा किया तो 20, लेकिन मुझे रिकवर कितना करना है ताकि मुझे प्रॉफिट दिखे, मुझे 120 करना है कि सिर्फ 20 करने से होगा। 20 तो एक्स्ट्रा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन मुझे सेल कितने में करना पड़ेगा, 100 में, 20 में कि 120 में, 120 में, वन तो हाँ उसी हिसाब से ये भी बताओ, ये वाला कितना होगा बताओ, ठीक है तो बोल चलो, 6 लाख হবে না, 5 लाख पे 20% प्रॉफिट मार्जिन मीन्स प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट, दैट इज द सेल वैल्यू। रेंट क्या है, रेंट तो सेल प्राइस है ना, मतलब सेल प्राइस इन द सेंस इनकम, ठीक है, हम बेच नहीं रहे एसेट को, बट इनकम तो है, तो इनकम में प्रॉफिट अगर ऐड होगा तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ये कॉस्ट और ये प्रॉफिट, तो हमें लिखना कितना है, 6 लाख, ठीक है। मतलब ये चाहते हैं कि इस एसेट से 6 लाख का इनका रेंट का इनकम हो, ठीक है। अब ये तो पूरे एसेट का रेंट का हम लोगों ने इनकम लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एसेट का लाइफ कैसे डिसाइड करोगे, अब एसेट का लाइफ यहाँ दिया हुआ है 6 इयर्स, ठीक है। अब तुम लोग अगर बोलोगे इसका लाइफ 6 इयर्स है तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्शन कैपेसिटी जब दिया हुआ रहता है ना, तो हमें प्रोडक्शन यूनिट पे लेना पड़ता है। अब ये चीज जो है ना, मतलब अगर फाउंडेशन किया नहीं किया है तो भी नो इश्यूज, ठीक है। या फिर अगर 11-12 में नॉर्मली मैंने देखा है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी मेथड वगैरह नहीं होता है, लेकिन फाउंडेशन में दिया हुआ रहता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी मेथड हमें यूज करना है जब हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर जो है एसेट का लाइफ दिया हुआ हो। हाँ भले ही मुझे 6 इयर्स क्यों ना दिया हुआ हो, दैट इज द टाइम बेसिस, वो तो दिया हुआ ही है, लेकिन अगर मुझे प्रोडक्शन कैपेसिटी भी दिया हुआ है तो मुझे ये यूज करना है, ठीक है। तो ये जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना एसेट का, यही मेरा एसेट का लाइफ है, ठीक है। तो मेरा एसेट का इकोनॉमिक लाइफ यहाँ पर मुझे कैसे डिसाइड करना पड़ेगा, अगर मुझे प्रोडक्शन कैपेसिटी दिया हुआ है तो मुझे 6 इयर्स से नहीं डिसाइड करना है, मुझे उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी से डिसाइड करना होता है ऑलवेज, ठीक है।
तो प्रोडक्शन कैपेसिटी से, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी टोटल कितना है 10,000, 20,000, 30,000, मतलब 30, 20, 50, 60, 40, 1 लाख, 1,25,000। तो ये जो 1,25,000 यूनिट है, ये क्या हो गया, एसेट का लाइफ हो गया। ठीक है, ये एसेट का लाइफ हो गया। ठीक है, अब लीज जो है वो 3 इयर्स के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो फिर जो मेरा यूजफुल लाइफ है वो कितना होगा, यूजफुल लाइफ का मतलब होता है जितने दिन लेसी उसे यूज करेगा, तो लेसी उसे 3 इयर्स यूज करेगा। तो अभी यूजफुल लाइफ भी मुझे कैसे बताना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी पे। अब 3 इयर्स का प्रोडक्शन कैपेसिटी जितना है उतना ही उसका यूजफुल लाइफ होगा, तो मुझे बता सकते हो कि यूजफुल लाइफ कितना होगा। मैम 60,000। करेक्ट, 60,000। ये देखो 10, 20, 30, 3 इयर्स तक का जितना है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 लिख दिया मैंने गलती से, 60,000। ठीक है, 60,000 यूनिट। क्यों, क्योंकि मेरा लीज जो है वो 3 इयर्स का सोचा गया है। ठीक है, अब मुझे निकालना पड़ेगा लीज रेंट कितना होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे लीज रेंट, मुझे निकालना है कितना होगा लीज रेंट फॉर 3 इयर्स। ठीक है, 3 इयर्स, 3 इयर्स का मतलब टाइम ड्यूरेशन 3 इयर्स का है, वो कितना होगा। अब मुझे 6 लाख रेंट रिकवर करना है जब मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब इकोनॉमिक लाइफ है एसेट का इतना, मतलब मान लो अगर ये हम लोग 6 इयर्स के बेसिस पे कर सकते थे। ठीक है, अभी लिखो मत, नहीं तो तुम लोग को काटना पड़ेगा, हम समझा रहे, जस्ट देखो कि अगर मेरा इतना मुझे इनकम करना है 6 लाख आउट ऑफ कितना ईयर, 6 इयर्स, अगर हम लोग 6 इयर्स ले सकते थे तो मेरा जो 3 इयर्स है उसमें कितना इनकम होगा, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते थे आराम से। ठीक है, 6 लाख मुझे कितने साल में रिकवर करना है, 6 इयर्स में, क्योंकि एसेट का लाइफ क्या है 6 इयर्स। बट यहाँ 6 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी रहा तो हमें लाइफ जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी पे निकाला जाता है, वो प्रायोरिटी मिलता है। ये जो लाइफ का जो ईयर्स है वो प्रायोरिटी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मान लो यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 6 लाख का रिकवरी 6 इयर्स में करना है, मतलब पर ईयर 1 लाख करके रिकवरी करना है, तो 3 इयर्स में कितना करना पड़ेगा, 3 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि मुझे ईयर बेसिस पे नहीं करना है और मुझे 3 इयर्स का जो है लीज रेंट निकालना है टोटल, तो मुझे बोलो कैसे करने से आएगा। मैंने कंपेयर करके बता दिया, तुम लोग मुझे बताओ कि यहाँ क्या लिखे और यहाँ क्या लिखे, बोलो बोलो। 6 लाख तुम तब तक रिकवर कर पाएंगे ना जब तक मेरा इतना यूनिट प्रोडक्शन होगा। ये तो 6 इयर्स के लिए है ना, और ये क्या है 3 इयर्स। लेकिन मुझे ये यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बदले में हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ये जो 6 लाख अर्निंग होगा ये आउट ऑफ कितने प्रोडक्शन यूनिट पे हो सकता है, बोलो बोलो। 25। हाँ, 1,25,000 यूनिट के अगेंस्ट में ना होगा। ठीक है, मतलब 6 लाख अर्निंग हो जाएगा अगर हम लोग मतलब एसेट जो है 1,25,000 यूनिट प्रोडक्शन करता है, तो ये डिवाइड करने से क्या आ रहा है पता है, 4.8 आ रहा है। ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं, हम समझा रहे 4.8। ये क्या है, 4.8 है रुपीज, 4.8 पर यूनिट, मतलब 1 यूनिट प्रोडक्शन पे इतना रेंट लेते हैं, 1 यूनिट प्रोडक्शन पे इतना रेंट लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। इसको अगर हम लोग समझना चाहें, अब अगर मुझे 60,000 यूनिट प्रोडक्शन के बेसिस पे रेंट देना है, मतलब हम जिनको रेंट पे देंगे एसेट वो इससे 60,000 यूनिट बनाएंगे, तो अगर एक यूनिट के लिए हम 4.8 रेंट लेते हैं तो 60,000 के लिए कितना लेंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड। बस कंसेप्ट एक ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि इसको ईयर में नहीं ले सकते हैं, मुझे क्या लेना है प्रोडक्शन कैपेसिटी में, इतना ही फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर मान लो ये 6 इयर्स पे हो जाता तो हम लोग क्या लिखते, इकोनॉमिक लाइफ 6 इयर्स, यूजफुल लाइफ 3 इयर्स फॉर लेसी, फिर लीज रेंट जो है 3 इयर्स का कितना होगा, अगर 6 लाख हम 6 इयर्स में चाहते हैं तो 3 इयर्स में कितना हो जाएगा, उसका हाफ, यानी कि 3 लाख। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फर्क कितना है कि ये ईयर वाला कंसेप्ट हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, बदले में ईयर, ईयर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से, तो फिर उसी से निकाला जाएगा कि लीज रेंट फॉर 3 इयर्स हो गया 2,88,000। ठीक है, अब एक्चुअल लीज रेंट पर एनम कितना होगा, एक्चुअल जो लीज रेंट है ये तो पूरे 3 इयर्स का हुआ, तो एक्चुअल लीज रेंट कितना हो जाएगा, ये देखो हम लोग जब लेसी को देंगे तो लेसी को तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट बोला जाता है ना,
जब भी कोई रेंट लेते हो तो फिक्स्ड अमाउंट होता है ना, जैसे कि पहले साल 10-10 हजार करके हर महीना, फिर उसके बाद मान लो थोड़ा बढ़ गया 10,500 करके, तो वैसे ही तो यहाँ पर एक्चुअल लीज रेंट कितना हो जाएगा 2,88,000। ये अगर हमें 3 इयर्स में, अब लीज रेंट तो कैसे दिया जाएगा, लीज रेंट का जो पेमेंट होगा तो वो तो पर एनम बेसिस पे होगा, ये रिकवरी कैसे करना है वो तो प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पे करेंगे अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो लीज रेंट पर एनम अगर मुझे निकालना है तो हम कैसे करके निकालेंगे, तो ये देखेंगे जो लेसर है कि मुझे तो 2,88,000, ठीक है, 2,88,000 रिकवर करना है, ठीक है, 3 इयर्स में, आउट ऑफ 3 इयर्स में, ठीक है। तो पर ईयर कितना हो जाएगा 96,000। तो ये जो है लीज रेंट हमें रिकवर होगा 96,000, ये हो गया एक्चुअल लीज रेंट, ठीक है, एक्चुअल लीज रेंट। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा पता है, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे करके हम लोग लीज रेंट का कैलकुलेशन करेंगे अगर हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी दिया हुआ है। सेम ऐसा एक क्वेश्चन है, अभी हम लोग करेंगे तो और एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। तो सबसे पहले निकाला कि रेंट कितना होगा, फिर हम लोगों ने ये देखा कि ओवरऑल लाइफ ऑफ द एसेट, मतलब इकोनॉमिक लाइफ जिसे बोलते हैं अकाउंट्स में, इकोनॉमिक लाइफ जो प्रोडक्शन कैपेसिटी से डिराइव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा एसेट से रेंट रिकवरी कितना होना चाहिए 4.8 पर यूनिट। तो फिर लीज का जो पीरियड है दैट इज 3 इयर्स फॉर 60,000 यूनिट, तो उसमें 2,88,000। अच्छा, अब एक्चुअल लीज रेंट फिर कितना हो जाएगा, मतलब ये कैलकुलेट करके लेसर लेसी को बोलेगा कि 96,000 पर एनम करके मुझे लीज का पेमेंट करो, ठीक है। लेकिन यहां पर AS19 क्या बोलता है, अब देखो AS19 बोल रहा है कि लीज का जो रेंट है ना वो कैसे रिकवर करना पड़ेगा, उन्होंने अपना एक रूल्स बता रखा है। क्या बता रखा है, देखो यहाँ लिखने से ही समझ में आएगा। 3 इयर्स का लीज रेंट AS19 के हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है। तो AS19 बोल रहा है कि जो टोटल लीज रेंट है, ठीक है, टोटल लीज रेंट, गुड मॉर्निंग शुभम, गुड मॉर्निंग मैम। जो टोटल लीज रेंट है 2,88,000, उसे हमें कैसे रिकॉग्नाइज करना है, AS19 बता रहा है कैसे रिकॉग्नाइज करना है। बोल रहा है कि ये तो एक्चुअली हुआ, मान रहे हैं, क्योंकि हम लोग लेसी को ये थोड़ी ना बोलेंगे कि आज इतना दो कल उतना दो, ऐसे नहीं बोल सकते। लेकिन AS19 बोल रहा है कि एसेट का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है हर साल कितना है, तो देखो 3 इयर्स में फर्स्ट ईयर 10,000, 20,000, फिर 30,000, जो 3 इयर्स का लीज रेंट किया, ठीक है। इसको हमें क्या करना है 10,000, 20,000 और 30,000 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि AS19 बोल रहा है कि आप ये जो रेंट लोगे ना, आप ये एक्चुअली जरूर ले रहे हो, लेकिन आपको अकाउंटिंग कैसे करना है, बोल रहा है कि अकाउंटिंग ऐसे करो कि लीज रेंट जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होगा इन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, हम लिखवा देते हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट हो गया, आउटपुट का प्रोपोर्शन कितना हुआ 1:2:3, ठीक है। तो 1:2:3, 2,88,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो गया 6, तो फिर 48,000 रेंट, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज्ड करना है, मतलब हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे दिखाना पड़ेगा वो भी हम बताएंगे, एंट्री कैसे होगा। ये 96,000, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 1,44,000, ठीक है। अगर टोटल करोगे तो बराबर ही है, मतलब 1,44,000 प्लस 96,000 प्लस 48,000 कितना होता है पता है 2,88,000। ये भी 2,88,000, यहाँ भी 2,88,000 को ही तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये तीनों का टोटल मीन्स 96, 96, 96 का टोटल या फिर 48, 96, 1,44,000 का टोटल तो बराबर ही होगा, क्योंकि 2,88,000 और इधर भी 2,88,000 का ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन AS19 क्या बोला है, AS19 जो बोल रहा है, अब यहां पर स्टार लगा के लिखो, लीज रेंट शुड बी recognized in proportion of output,
ठीक है, ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्यों फॉलो करना पड़ेगा? क्योंकि AS 19 हमें बोल रहा है, तो ये भी करेंगे ये भी करेंगे। ये दोनों चीज कैसे पॉसिबल है तो हम बताते हैं, देखो कैसे करके ये दोनों चीज हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेसर के बुक्स में बताते हैं कि कैसे करके एंट्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ लेसर। लेसर कौन? जो एसेट को लीज पे देता है, इन द बुक्स ऑफ लेसर। ठीक है, देखो कैसे एंट्री होगा। तो अभी खुद को लेसर समझो, ठीक है, कि हम लोग किसी को एसेट लीज में दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? वैसे किसी को लीज में दे रहे हैं जिसने ये देखो जो है मतलब 3 इयर्स के लिए, यानी कि 60,000 यूनिट प्रोडक्शन के लिए लीज पे लिया हुआ है। तो अगर हम लोग किसी को एसेट लीज पे देंगे तो हमें एंट्री क्या करना चाहिए? अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज क्या है? किसी का रोज का काम है। जैसे मान लो मेरा मेरा काम क्या है, एसेट को, मेरे शॉप में अलग अलग एसेट है, हम उस एसेट को रेंट पे देते हैं, तो ये तो मेरा डेली का काम हो गया। हम तो चाहेंगे कि डेली कोई ना कोई आए मेरा एसेट लेके जाए, ठीक है, बदले में मेरा अर्निंग क्या है, मुझे रेंट मिलेगा। तो ये कोई मतलब कोई 5-7 साल में एक बार होने वाला काम नहीं, ये मेरा डे टू डे एक्टिविटी है, ठीक है। तो अगर ऑपरेटिंग लीज हो रहा है तो लेसर का डे टू डे का एक्टिविटी है कि हम लोग एसेट को रेंट पे देंगे, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी है। देखो ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, डे टू डे एक्टिविटी है। तो एसेट को लीज पे देना, ठीक है, लीजिंग जो है, लीजिंग को ये क्या मानेंगे पता है? ट्रीटेड, एक सेकेंड, ट्रीटेड एज गुड्स, ठीक है। मतलब जैसे किसी शॉप में गए, ठीक है, उनका ग्रोसरी शॉप है, तो उनका काम क्या है, डेली का स्टॉक अपना बेचना, ठीक है। अब जो आइटम हम लोग लेना चाहे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये डे टू डे एक्टिविटी है, ठीक है। लीजिंग को ये डे टू डे एक्टिविटी, भाई रोज कोई आएगा मेरा एसेट लीज पे लेके जाएगा, ठीक है। अब कोई 3 साल के लिए लेके जाएगा, 4 साल के लिए, बात अलग है, लेकिन हमारे पास काफी एसेट्स है जो हम लोग लीज पे देते हैं। तो एंट्री क्या होना चाहिए? फर्स्ट एंट्री ऐसे होगा, देखो सबसे पहले है कि तुम लोग 11 से ये पढ़ रहे होगे, ठीक है, बचपन से ये पढ़ रहे होगे कि अगर हम लोग अपना स्टॉक देते हैं किसी को, तो हम लोग परचेज को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। सोचो, परचेज को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। स्टॉक आउटफ्लो होने से क्या करते हैं? परचेज को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब डेबिट किसको करेंगे? किसी ना किसी को तो डेबिट करना पड़ेगा, तो डेबिट किसको करें? तो यहाँ एक अकाउंट का नाम दिया गया है, वो डेबिट करना है। तो देखो हम लिख देते हैं, मशीन गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज। मशीन गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज, ठीक है, मशीन गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज डेबिट। इसका लॉजिक भी बताते हैं क्यों ऐसा होता है। यहाँ पर लिखेंगे 5 लाख, यहाँ पर लिखेंगे 5 लाख। देखो ये ऐसा एंट्री का लॉजिक क्या है? पहला बात है, मेरे शॉप से 5 लाख का एसेट जा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने जो एसेट लीज पे दिया उसका वैल्यू कितना है? 5 लाख है। भले ही वो 3 इयर्स यूज करेगा, बट मेरा स्टॉक तो 5 लाख का एक बार जा रहा है, ठीक है। तो मुझे परचेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब देखो अगर हम लोग ऐसे यहाँ डेटर या लेसी लिख देते हैं, तो हम लोग देखो, अगर तुम लोग बोलोगे, ऐसा सोच आ सकता है दिमाग में कि क्यों हम लोग इसके जगह क्या लेसी नहीं लिख सकते हैं? लेकिन लेसी से हमें 5 लाख थोड़ी ना मिलेगा, हमें तो रेंट वाला वैल्यू मिलेगा। 5 लाख तो एसेट का कॉस्ट है, वो तो मुझे नहीं मिलेगा। तो ये एंट्री का मतलब ये लेसी यहाँ नहीं लिख सकते हैं। तो ये एंट्री का मतलब क्या हो गया कि हम लोगों ने मशीन दिया है किस पे ना, ऑपरेटिंग लीज पे दिया है, ठीक है। मशीन ऑपरेटिंग लीज पे दिया है, जिसका परचेज मतलब ये देने की वजह से हमारा स्टॉक आउटफ्लो हुआ है 5 लाख का, ठीक है। अब ये जो है बेचा नहीं है, बेचने से क्या एंट्री करते? क्योंकि ये है ही नहीं फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज तो एसेट बेचा जा सकता है, बट ऑपरेटिंग लीज में तो नहीं बेचा जा सकता है। तो मैंने मेरा एसेट कुछ दिन के लिए किसी को दे दिया है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? लीज का रेंट। तो इसीलिए क्या लिखा है? मशीन गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज टू परचेस, यही लिखना पड़ेगा। AS 19 ने यही रिकमेंड किया है, ये जो मशीन गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज, ये नाम। क्योंकि तुम लोग सोच के देखो, अगर हम लोग लेसर है, लेसर का काम क्या है?
है एसेट को देना, ठीक है, लेकिन बेच नहीं रहा है क्योंकि हम लोग क्या करें ऑपरेटिंग लीज। तो अगर हम लोग अपना एसेट बेच नहीं रहे तो हम लोग डेटर टू सेल तो कर नहीं सकते, बेचने से होता है ना डेटर टू सेल, तो डेटर की जगह लेसी टू सेल वो तो नहीं कर रहे। तो हम लोग अपना स्टॉक कुछ दिन के लिए किसी को यूज करने दे रहे हैं, इसीलिए देखो जो डेबिट और क्रेडिट में जो नाम लिखा हुआ है अकाउंट का वो बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। परचेज यानी स्टॉक का आउटफ्लो हो गया। अब स्टॉक क्यों दिया था, हम लोगों ने ऑपरेटिंग लीज पे दिया था। अब क्या होगा, फर्स्ट ईयर में हम लोग लीज का रेंट कलेक्ट करेंगे। लीज का रेंट हमें कितना मिलेगा पता है, रेंट तो देखो लेसी इतना ही देगा, लेसी के साथ यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई 96 96 96 करके आप 3 इयर्स में दोगे, ठीक है। तो जब हम लोग लीज का रेंट कैलकुलेट कलेक्ट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे रेंट इनकम क्या लिखते हैं, बैंक टू रेंट, यहां पर भी वही लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 96,000 टू लीज रेंट लिख दो, सिर्फ रेंट लिखने के जगह लिखो लीज रेंट, ठीक है, 96,000, ठीक है। लेकिन एस 19 का रूल्स भी तो फॉलो करना है। क्या था एस 19 का रूल्स, एस 19 बोल रहा है कि नहीं नहीं, लीज रेंट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, आउटपुट के प्रोपोर्शन पर। उस पे क्या हुआ कि हम लोग इस बार इनकम कितना दिखा सकते हैं, 48,000। इनकम कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, ओनली 48,000, बाकी नहीं कर सकते हैं। तो सोचो कैसे होगा। तो नॉर्मली अगर हमारा पूरा ही इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते थे तो हम लोग क्या लिखते, जैसे रेंट का इनकम क्या लिखोगे, बैंक टू रेंट, रेंट टू पीएल, ठीक है। तो हम लोग लिख देते रेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना लिखते 96,000 96,000। लेकिन हम लोग को क्या बोल रहा है एस 19 कि आप पूरा जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो, आप उतना तक रिकॉग्नाइज कर सकते हो जितना आपका आउटपुट के प्रोपोर्शन में आ रहा है, मतलब 48,000 पहले साल के लिए, ये देखो 48,000 इतना रिकॉग्नाइज्ड करेंगे, ठीक है। तो फिर बाकी अमाउंट का क्या होगा, तो लीज रेंट डेबिट होगा 96,000 से, तो यहां पर बैलेंस करके और कितना आ गया 48,000 ही आएगा। तो उसका क्या होगा, क्या उसका भी कोई नाम है, बिल्कुल है। सोचो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया ना, लेसी की तरह सोचो और अकाउंट्स के हिसाब से सोचो कि मुझे किसी ने 96,000 दिया है लेकिन मुझे उससे लेना चाहिए था 48,000, ठीक है। बट फॉर एक्चुअल सिस्टम और अकाउंटिंग सिस्टम अलग होने की वजह से हम लोगों को लेना पड़ा है 96,000। तो हम इनकम अगर 48,000 ही दिखा सकते हैं, बाकी 48,000 जो है हम अभी नहीं दिखा सकते, नेक्स्ट ईयर में वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिर वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किसी से जो इनकम बाद में होने वाला है वो अभी अगर ले लिया है तो वो हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों ने एडवांस ले लिया। तो ये जो 48,000 है ना, ये हमारा क्या ट्रीट होगा अकाउंट्स में, करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब इस अकाउंट का नाम क्या होता है, इस अकाउंट का नाम होता है टू लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट, यही नाम यूज करना पड़ेगा, लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये नाम हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से होगा, हमें कैसे एडजस्ट करना है, जितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड करेंगे उतना कर लेंगे। अब प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज्ड करेंगे, जितना हमारा आउटपुट के अकॉर्डिंग आ रहा है, मतलब एस 19 हमें जितना परमिशन दे रहा है। तो फिर मुझे इनकम करना चाहिए था 48, मैंने ले रखा है किसी से 96, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा ले रखा है। तो एक्स्ट्रा इनकम अगर हो चुका है मेरे लिए जो कि मेरा इस साल के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है तो वो मेरा लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर मैंने करेंट लाइबिलिटी बोल के इसे रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। ये प्रोसेस है एस 19 का। इसके बाद क्या करेंगे, डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। कौन कर रहा है, लेसर, क्योंकि उसने एसेट थोड़ी ना बेचा है तो डिप्रिशिएशन तो वही चार्ज करेगा। तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर नॉर्मली हम लोग मशीन लिखते हैं लेकिन ये जो अकाउंट लिखा था ना मशीन गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज, वो अकाउंट को हम लोग यहाँ पर जो है कैंसिल आउट करेंगे। जैसे तुम लोग मशीन, जैसे नॉर्मली कभी डिप्रिशिएशन करते हो तो एसेट परचेस किया तो एसेट टू बैंक, फिर डिप्रिशिएशन चार्ज किया डिप्रिशिएशन टू एसेट, सेम तरीके से यहाँ पर हम लोग डिप्रिशिएशन जब चार्ज करेंगे तो मशीन सिर्फ नहीं लिखेंगे, मशीन गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज को हम लोग जो है यहाँ पर दिखाएंगे, मशीन गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। अच्छा कितना डिप्रिशिएशन होगा वो भी हम दिखाते हैं कैसे करके, यहाँ डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं। और डिप्रिशिएशन कहाँ चार्ज होता है, पीएल में होता है। उसका एंट्री क्या होगा, उसका नॉर्मल एंट्री होगा पीएल डेबिट टू डिप्रिशिएशन, ठीक है। तो उसके लिए तो पहले हमें डिप्रिशिएशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि डिप्रिशिएशन कितना हो रहा है।
अच्छा, अब क्योंकि ये वाला मेथड मैंने क्या बोला, डिप्रिशिएशन नॉर्मली हमें एसएलएम मैंने क्वेश्चन में दे रखा है, देखो कि एसएलएम में करना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, नॉर्मली एसएलएम मेथड का जो रूल्स है, ये देखो तुम लोगों ने सभी ने कभी ना कभी पढ़ा होगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 5 लाख है, ठीक है, लेकिन स्क्रैप तो 0 है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, अभी मैंने बोला कि जब मुझे प्रोडक्शन कैपेसिटी और ईयर दोनों दिया हुआ है तो हम लोग 6 इयर्स नहीं लेके प्रोडक्शन कैपेसिटी लेंगे, यानी 1,25,000। अब सोचो कि हम लोग 5 लाख डिवाइडेड बाई अगर 1,25,000 कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या मिल रहा है, डेप्रिशिएशन जो है पर यूनिट का 4 रुपीज मिला, क्योंकि ये कितना है, ₹5 लाख, ठीक है, ये कितना है 1,25,000 यूनिट। तो डिवाइड करने से लॉजिकली सोचो ना क्या हो रहा है, ₹4 पर यूनिट, ठीक है, यानी डेप्रिशिएशन एक यूनिट पे 4 रुपीज। अब हमें डेप्रिशिएशन फर्स्ट ईयर में कितने पे चार्ज करना चाहिए, जितना यूनिट प्रोडक्शन होगा। तो फर्स्ट ईयर में कितना यूनिट हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी सिस्टम में इसी तरीके से होता है। तो ये हो गया 4 रुपीज पर यूनिट। तो पहले साल कितना यूनिट प्रोडक्शन होगा, 10,000 यूनिट। तो मुझे 10,000 यूनिट पे डिप्रिशिएशन को बुक करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर 20, फिर उसके बाद 30, ठीक है। ये मेथड ना जो है इंस्टीट्यूट हमें फाउंडेशन में देता है, तो वहां पर हम लोग तो करते ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी जिन्होंने फाउंडेशन नहीं किया है, नो इश्यूज, मैंने यहाँ पर जितना बताया है वहां पर भी उतना ही बताया जाता है, ठीक है, कुछ भी कम ज्यादा नहीं हुआ। तो ये बस इतना ध्यान रखो कि प्रोडक्शन कैपेसिटी सिस्टम में क्या होगा, लॉजिकली मैंने समझाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 लाख डिप्रिशिएशन निकाल के दिखा रहा है। कॉस्ट माइनस स्क्रैप क्या हो गया, 0 डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ, तो टोटल इकोनॉमिक लाइफ। तो इकोनॉमिक लाइफ कितना है, 1,25,000 यूनिट। मुझे डिप्रिशिएशन कैसे चार्ज करना होता है, पर एनम, ठीक है। तो इंटू यहाँ पर हो जाएगा 10,000 यूनिट, ठीक है। तो हर साल अगर 4 रुपीज पर यूनिट करके डेप्रिशिएशन हो रहा है, 10,000 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 40,000, ठीक है। 40,000 रुपीज का डेप्रिशिएशन हो गया। अब यहां पर हम लोग कितना लिखेंगे, 40,000, 40,000, ठीक है। पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन, ये हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ में आना तो चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या होगा। हाँ, थोड़ा सा तो है ही अलग, ठीक है, क्योंकि देखो हर एक केस का अपना रूल्स होता है, तो वो तो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर समझ के करोगे तो क्यों याद नहीं रहेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब देखो हम लोग इसी क्वेश्चन में सेम करेंगे। ये मैंने लेसी के बुक्स में 1 ईयर दिखाया, ठीक है। अगेन हम दिखाते हैं यहाँ पर जो है लेसर के बुक्स में दिखाया, अब लेसी के बुक्स में दिखाएंगे, इन द बुक्स ऑफ लेसी, उसमें कैसे होगा देखो, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ लेसी, लेसी का मतलब क्या है, जिसने रेंट पे लिया है, वो कैसे एंट्री करेगा, ठीक है। अब खुद को ना लेसी की तरह समझो कि हम लोग कहीं गए और कोई एसेट हमें जरूरत था, उस एसेट को हम लोगों ने क्या किया, जो है रेंट पे लिया है, लीज रेंट पे लिया है, ठीक है। तो अब हमारा एंट्री क्या होना चाहिए, तो देखो सबसे पहले हम लोग ऐसे लेसी सोच रहे हैं, तो लेसी सोच रहे हैं, तो अगर तुम लोग ऐसे सोचोगे कि हम लोगों ने एक मशीन ले लिया, मशीन देखो हम लिख रहे हैं, लिखो मत, हम ये काट देंगे, ठीक है। या फिर चाहो तो तुम लोग लिख के काट सकते हो, तुम लोग बोलोगे कि हम लोग लेसी है, तो मशीन लाया, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, हम लोगों ने पेमेंट किया। अब यहाँ 5 लाख लिख दोगे तो बात तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि हम लोग थोड़ी ना उसे 5 लाख पेमेंट कर रहे हैं। हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे, पहले साल 96, फिर 96, फिर 96, इस तरीके से पेमेंट करेंगे। फिर देखेंगे कि एस 19 हमें किस तरीके से रिकॉग्नाइज करने देगा एक्सपेंसेस को, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए तो एक्सपेंस है, अभी हम लोग लेसी है, हमारा इनकम नहीं है लीज रेंट, तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो हम लोग मशीन, ये तो मशीन खरीदने का एंट्री हो गया, ये कैसे चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। फिर सोचो कि फिर लेसी फिर क्या एंट्री करे, कि उसने जो है लीज रेंट पे जो है एसेट लाया, तो उसका तो सीधा एक ही एंट्री है कि मैंने लीज रेंटल पेमेंट किया और एसेट जो है यूजेबल किया, ठीक है। तो वो क्या एंट्री करेगा, अगर हम लोग रेंट पेमेंट करते हैं, किसी के घर पे रेंट पे रहते हैं, तो हमारा स्टार्टिंग जो एंट्री वो कहाँ से होना चाहिए, रेंट के ट्रांजैक्शन से। तो लीज रेंट अकाउंट डेबिट 96,000, क्योंकि हम लोग एक्चुअली इतना ही पेमेंट करेंगे टू बैंक, ये हो गया 96,000, पहला एंट्री यही होगा। सोचो ना, किसी के घर पे रेंट पे रहने जाओगे तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन उनके साथ यही होने वाला है। फिर
अब ये लीज रेंट जो है लेसी के लिए एक्सपेंस है, ठीक है, तो लेसी इसको कैसे बुक करेगा, तो कोई भी एक्सपेंसेस को हम लोग पीएल में रिकॉग्नाइज करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट, ठीक है, ये हमें करना चाहिए। लीज रेंट अगर 96 से डेबिट हुआ है तो 96,000 से ही क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें एस 19 का जो है इम्पैक्ट आ रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना रिकॉग्नाइज्ड करेंगे, बोला है कि उतना ही रिकॉग्नाइज्ड करेंगे जितना हम लोग जो है पे कर, मतलब जितना हम लोग का एस 19 हमें बोल रहा है कि आप कर सकते हो। मतलब ये जो है लीज रेंट जो है वो कितना रिकॉग्नाइज्ड होगा, चाहे इनकम के हिसाब से हो किसी के तरफ से, चाहे एक्सपेंस, लेसर के तरफ से हो तो इनकम, लेसी के तरफ से हो तो एक्सपेंस, तो 48,000 एक्सपेंस बुक कर सकते हैं। तो 48,000 बुक करेंगे, लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली तो 96,000 ही पे आउट कर दिया है, तो इसका मतलब अगर हम लोगों ने एक्स्ट्रा पे किया है तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, करेंट एसेट, ठीक है, जैसे लेसर के तरफ से वो क्या था, उन्होंने एक्स्ट्रा रिसीव कर रखा है, तो फिर वो होता है करेंट लाइबिलिटी। और अगर जो है एक एक्स्ट्रा ये जो है प्रीपेड हो गया, मैंने किसी को प्रीपेड कर दिया, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, यहाँ पर भी अकाउंट का नाम क्या लोगे, जो देखो मैंने यहाँ पीले पीले कलर से लिख रखा है ना, हाईलाइट कर रखा है, मशीन गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज, सॉरी ये वाला लीज इक्वलाइजेशन, ठीक है, ये अकाउंट को यूज किया जाता है, लीज इक्वलाइजेशन, इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट 48,000, ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छा चलो, अगर ये हमें समझ में आया तो हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करके देख सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर मैट में है शायद, ठीक है, एक सेकेंड हम देखते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन है। शायद यहाँ है, 10th 11, हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये वाला सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी तुम लोग को सिखाया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज अलग है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज अलग है। देखो बोल रहा है ए मशीन वाज गिवन ऑन 3 years ऑपरेटिंग लीज, ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीज बोलते ही दिमाग में ये आना चाहिए कि एसेट बिकेगा नहीं, लेसर के तरफ से हम लोग सिर्फ 3 years यूज करेंगे, बाई ए डीलर ऑफ द मशीन फॉर इक्वल एनुअल लीज रेंटल, तो देखो कैसे लीज रेंटल मिलेगा इक्वल, क्योंकि लेसी को हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि कभी इतना दे दो कभी उतना दे दो, लीज फिक्स्ड होता है, रेंट लीज रेंट फिक्स्ड होता है, तो इक्वल एनुअल लीज रेंटल टू इल्ड 30% मार्जिन ऑन कॉस्ट 1,50,000, मतलब एसेट का कॉस्ट है 1,50,000, लेकिन लीज रेंट कितना होगा, बोल रहा है इतना हो ताकि हम लोग इस एसेट से 30% प्रॉफिट कमा सके। अब जो लोग लीज का काम करते हैं उनका इनकम क्या है, एसेट से जो लीज रेंट आएगा वही तो इनकम है, तो 30%, तो मेरा एग्जांपल और ये देखो फर्क क्या है, ओनली डेटा का फर्क है, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि इनका लीज रेंटल इनकम कितना होना चाहिए, यहाँ पर 20% मार्जिन ऑन कॉस्ट, तो यहाँ पर बोल रहा है 30%, मतलब 1,50,000 का 30%, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन 5 years एंड आउटपुट फ्रॉम द मशीन आर एस्टिमेटेड 40, 50, 60, 80, 70, तो देखो 5 years का 1, 2, 3, 4, 5 years लाइफ है, और 5 years इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी दे दिया, जब लाइफ और प्रोडक्शन कैपेसिटी दोनों देता है तो हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी पे जाना चाहिए, क्यों क्यों ये होता है वो भी हम बताते हैं। देखो ये तो बता रहा है कि पहले साल इतना यूनिट होगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, लेकिन ये जो है यहाँ पर 5 years तक तभी चलेगा ना, अगर मान लो हम लोगों ने पहले साल ही ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस्ड कर लिया, तो फिर हो सकता है कि ये 70,000 तक हम लोग जा ही नहीं पाए, वो तो टोटल जितना उसका क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, जैसे देखो सिंपल एग्जांपल है, एक प्रिंटर का मान लो कैपेसिटी है कि वो 1,00,000 पेजेस प्रिंट कर पाएगा, ठीक है, अब नॉर्मली कोई बोल दिया कि ये आप 2 साल में कर सकते हो फॉर एग्जांपल, अब अगर हम लोग एक ही साल में कर लिए इतना सारा 1,00,000 यूनिट, तो फिर उसका ईयर के साथ क्या लेना देना, वो तो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर ही उसका लाइफ डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए प्रोडक्शन यूनिट दिया हुआ होता है तो उसी के ऊपर हमें लेना पड़ता है। अब बोल रहा है ये कंसिक्यूटिवली 5 साल तक इसी तरीके से चलेगा, मतलब इसी तरीके से प्रोडक्शन होगा, ऐसा इन्होंने मान रखा है, स्ट्रेट लाइन डिप्रिशिएशन करना है इन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट, ठीक है, मतलब
AS19 हमें क्या बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन लगाओ लेकिन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग। वही तो मैंने अभी तुम लोग को सिखाया, वही तो सिखाया, प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग हमें डेप्रिसिएशन लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड पे। अच्छा, अब बोल रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग। सबसे पहले एनुअल लीज रेंट कैलकुलेट करके बताओ। फिर बोल रहा है लीज रेंट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच ऑपरेटिंग ईयर एंड डेप्रिसिएशन फॉर 3 इयर्स ऑफ लीज। ये तीनों चीज हमें बताना है। चलो करके देखो, अभी अभी सिखाया, काफी धीरे धीरे ही हम लोगों ने सीखा। तो देखो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने बोला है एनुअल लीज रेंट, ठीक है। एनुअल लीज रेंट, एक सेकेंड, तुम लोग निकालो तब तक कितना हुआ, निकाल के मुझे बता सकते हैं। एनुअल लीज रेंट कितना होगा? पहले टोटल निकालना पड़ेगा। बोलो, हम वेट कर रहे हैं, बोलो कितना होगा। क्या कैलकुलेट कर रहे हो तुम लोग? बताओ कितना होगा। हर साल कितना करके होगा? पहले टोटल लीज रेंट निकालो। कुछ भी नहीं कर रहे हो, पहले टोटल लीज रेंट निकालो। टोटल लीज रेंट कितना होगा? टोटल लीज रेंट कितना होगा? एसेट कितने का है? 1,50,000 का। हम लोग इस पे कितना अर्निंग करना चाहते हैं? इसका 30%। इतना तो निकालो, ये तो निकाल नहीं सकते। बोलो कितना होगा? 1,50,000 का 30%। मैम 1,95,000। हाँ, 1,95,000 सही है। 1,95,000, ठीक है। ये हो गया टोटल लीज रेंट। अच्छा, अब क्या बोला था? एनुअल लीज रेंट निकालो। सबसे पहला क्वेश्चन तो वही पूछा था, ये तो निकाल ही लोगे ना। एनुअल लीज रेंट बताओ कितना होगा? एनुअल लीज रेंट, हर साल कितना करके लीज रेंट लिया जाएगा। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर करना है, ठीक है। कैलकुलेशन ही तो है, करके देखो हो रहा है कि नहीं। मैंने क्वेश्चन दिखा दिया, बोलो कितना होगा। ये जो लीज रेंट है, ये हम लोग कितने प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर लेने वाले हैं? 40, 50, 60, 80, 70। तो कितना होता है? 40 + 60 1 लाख, 1 लाख, और 1,50,000 + 80 + 70 मतलब 3 लाख होगा। शायद 3 लाख हो रहा है, अगर हम गलत ना हो। 3 लाख यूनिट, ठीक है। एनुअल लीज रेंट, ठीक है। अब इनको कितने साल के लिए लीज पे दे रहे? 3 इयर्स। तो 3 इयर्स का कितना? 40, 50, 60 मतलब 1,50,000। तो नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते थे? इसका यूजफुल लाइफ बोला था यहाँ पर 5 इयर्स। हम लोग बोल सकते हैं 1,95,000 5 इयर्स तक अर्न करेंगे, तो फिर 3 इयर्स में कितना करेंगे। लेकिन मैंने अभी समझाया ना कि अगर हम लोग का प्रोडक्शन यूनिट दिया हुआ हो तो हमें क्या कंसिडर करना है? यूनिट को कंसिडर करना है, ठीक है। तो फिर का आंसर कितना आ जाएगा? देखते हैं कितना आ रहा है। 1,95,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू, 7,500। हाँ, 1,50,000। तो ये हो गया 97,500, ठीक है। तो ये एनुअल लीज रेंट नहीं आया एक्चुअली हम लोग का। ये मेरा लैंग्वेज थोड़ा गलत हो जाएगा। ये तो मेरा 3 इयर्स का आ गया है ना।
3 इयर्स लीज रेंट, क्योंकि ये 1,50,000 तो 3 इयर्स का है, ये 3 इयर्स लीज रेंट आ गया। अब मुझे बताना है कि एनुअल लीज रेंट कितना होगा, है ना। ये तो 3 इयर्स का होगा, क्योंकि ये जो है ये तो 5 इयर्स का डेटा है, और ये कितना है, ये 3 इयर्स का डेटा है। तो 5 इयर्स का इतना पर एनम, 5 से डिवाइड करने से, 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 इयर्स का। अब हम लोग इसके जगह प्रोडक्शन कैपेसिटी लगा रहे हैं, ठीक है। तो एनुअल लीज रेंट, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जाएगा। एनुअल लीज रेंट कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? 97,500, ये कितने साल में हमें देना है? कितना होगा? 32,500, ठीक है। एनुअल लीज रेंट हो गया 32,500 पर एनम। सिंपल। सिर्फ फर्क क्या है दोनों चीजों में? कुछ भी नहीं, सिर्फ देखो मैंने अमाउंट का ही तो फर्क रखा है। अभी जो क्वेश्चन मैंने करवाया, ये करना और अभी जो मैट में दिया हुआ है, दोनों में फर्क क्या है? कुछ तो नहीं, बस और अमाउंट का ही फर्क है, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है। ये हो गया हम लोग का 32,500, पहला आंसर मिल गया। चलो नेक्स्ट देखो फिर क्या बोल रहा है। एनुअल लीज रेंट के बाद बोला है कि लीज रेंट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच ऑपरेटिंग ईयर, हर एक साल कितना लीज रेंट जो है वो हम लोग रिकॉग्नाइज्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लीज रेंट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच ऑपरेटिंग ईयर। ऑपरेटिंग ईयर मतलब जो साल ये ऑपरेट हो रहा है ऐसे, ठीक है। ऑपरेटिंग ईयर कितना हो जाएगा? तो हम लोग को क्या करना है, उसमें तुम लोग लैंग्वेज वगैरह लिख के जरूर करोगे एग्जाम में, ठीक है। कि लीज रेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन इनकम एज इनकम इन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, ठीक है। ये वाला लाइन जरूर तुम लोग को लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ये वाला लाइन, कि लीज रेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, ठीक है। ये चीज लिखना जरूरी है। एज पर AS 19 lease rent should be recognized as proportion of output। तो कितना होगा? तो आउटपुट का प्रोपोर्शन है मैम 4:5:6। 4:5:6, करेक्ट। 4:5:6 में होगा, क्योंकि 3 इयर्स का जो प्रोपोर्शन, जितने जो 3 साल ये यूज कर रहे हैं, 40, 50, 60, यानी 4:5:6। तो ईयर 1 में कितना, ईयर 2 में कितना, और ईयर 3 में कितना? तो कितने को डिवाइड करना है? वही टोटल वैल्यू को ही डिवाइड करना है, दैट इज 97,500, बट डिवाइडेड बाय 3 नहीं करना है, ठीक है। 97,500 को ही लेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन उसको इस तरीके से अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हो जाएगा 15, 97,500 इंटू 5/15, 97,500 इंटू 6/15, ठीक है। तो अब डिवाइड करके देख लो कितना कितना आ रहा है, उतना ही होगा। यहाँ तो हमें कोई जर्नल एंट्री बोला भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन दिया। फर्स्ट ईयर 26,000, सेकेंड में 32,500, थर्ड में 39,000, ठीक है। तो हमें इस तरीके से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अभी जो क्वेश्चन किया ना, उसके बाद ये करने से क्या होगा, हमें दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से चला जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। और लास्ट क्या बोला था, बोला कि डिप्रिशिएशन बता दो कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। तो डिप्रिशिएशन भी कैसे रिकॉग्नाइज होता है? डिप्रिशिएशन भी रिकॉग्नाइज होता है कि जो हम लोग का
प्रोडक्शन का लाइफ है उसके बेसिस पे। देखो मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है, डिप्रिशिएशन को भी कैसे रिकॉग्नाइज करना है, डिप्रिशिएशन भी आउटपुट के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज्ड होगा, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पर डिप्रिशिएशन भी दिखा देते हैं कैसे रिकॉग्नाइज्ड होगा। डिप्रिशिएशन फॉर 3 years should be allocated over useful life 5 years in proportion of output, that is कितना कितना रेशियो हो जाएगा। ये देखो रेशियो से भी कर सकते हो या फिर नॉर्मली भी हो जाएगा। देखो हम बताते हैं दोनों तरीके से होगा। अब तुम लोग सोचोगे वहां तो मैंने प्रोपोर्शन नहीं किया, एक ही बात है। देखो हम दिखा देते हैं, मैथमेटिकली एक ही चीज निकल के आएगा। अगर रेशियो ही करते हैं 4 5 6 8 7, ठीक है, ये रहा देखो 4 5 6 8 7, ठीक है। तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है कोई भी एक ही साल का निकालोगे तो चलेगा, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन पर एनम तो कैसे लिखेंगे, एसेट का कॉस्ट जो कि था हम लोग का कितना, एसेट का कॉस्ट था हम लोग का 1,50,000, ठीक है। तो ये हो गया 1,50,000। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, स्क्रैप इधर है नहीं, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ जो कि 5 इयर्स है। 5 इयर्स का जो आउटपुट है उसका टोटल कितना होगा। तो अगर तुम लोग इसका टोटल करोगे या फिर डायरेक्टली 50 40 इसका भी टोटल करोगे तो बात कितना हो रहा है, 1,50,000, ये 3,00,000 हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 3,00,000 यूनिट, ठीक है। अगर हम यूनिट पूरा लेते जैसे हम मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को समझाया तो ऐसे लिखोगे। अगर वैसा नहीं लेते हो तो इन दैट केस अगर हम लोग रेशियो वाला पॉइंट लेते हैं तो हम लोग को शायद लिखना पड़ेगा 330 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 30 आएगा, एक ही बात है। अच्छा अब इनटू करेंगे कि हमें हर साल का जो है डिप्रिशिएशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग का डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले साल का हो जाएगा इंटू 4 40,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3,00,000 इंटू, अच्छा एक सेकेंड रुको, मैंने यहाँ पर क्या किया था वो मुझे थोड़ा सा, ये मैंने फर्स्ट ईयर का दिखाया था कि 10,000 यूनिट करके होगा आउटपुट के प्रोपोर्शन, ठीक है, एक ही बात है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 40,000 दिखाएंगे तो ये आ जाएगा कितना है देखो इंटू 40,000, तो ये हो गया 20,000, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 20,000। अच्छा डिप्रिशिएशन फॉर ईयर 1 20,000 हो गया। अच्छा हमें कितने साल का दिखाने बोला है, बोला है 3 years। अच्छा अब डिप्रिशिएशन पर एनम फॉर ईयर टू का कैसे निकालोगे, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3,00,000। अगर तुम लोग प्रोपोर्शनेटली करते हो तो भी बात बराबर है, ठीक है, एक ही आंसर आएगा। अगर तुम लोग इसके जगह इंटू 4 करोगे तो भी तुम लोग का 20,000 ही आएगा। अच्छा ये इंटू ये 50,000 है नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। रेशियो लगाओ ये लगाओ बात बराबर है। 50,000 कर लेते हैं डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 कर लेते हैं तो ये हो गया 25,000, ठीक है। अच्छा और ईयर 3 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3,00,000 यूनिट इंटू 60,000 है ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा डिवाइडेड बाय 60,000, सॉरी 50,000 था, ठीक है कोई बात नहीं। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 6 30,000, ठीक है।
30,000 रुपीज। तो 3 साल का डिप्रिशिएशन ये आ गया। अब तुम लोग एक चीज सोच ही सकते हो कि ये एसएलएन है तो एक जैसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ हम लोग ईयर वाला मेथड नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये अगर ईयर से डिवाइड करते हैं ना, डिवाइडेड बाय 6, तो फिर वही आता, हर साल सेम आता। लेकिन जब प्रोडक्शन वाला मेथड यूज करते हैं ना, तो हमारा डिप्रिशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या पता है, कि हर बार हम लोग डिप्रिशिएशन पर यूनिट पे कितना लगा रहे, वो स्ट्रेट लाइन हमें डिफाइन करता है। वो जो है हम लोग फाउंडेशन पढ़ते हैं ना, तब वहां देखो, ये देखो 0.5, ये पोर्शन जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कर रहा है कि हम लोग हर बार कितना प्रोडक्शन कितना डिप्रिशिएशन लगाते हैं, 0.5 पर यूनिट करके प्रोडक्ट जो है डिप्रिशिएशन लगाते हैं एक यूनिट पे। अब अगर हर साल प्रोडक्शन कैपेसिटी अलग अलग है, ठीक है, तो फिर आंसर तो अलग आने वाला ही है। लेकिन क्योंकि ये सभी के लिए सेम है, मतलब पैरामीटर तो सेम है ना, कि 1 यूनिट के लिए 0.5 लगा रहे, इसी वजह से ही इसे स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। मतलब नॉर्मली तुम लोग जो स्ट्रेट लाइन करते हो, उसमें हर साल सेम अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन दिखाते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ वो चीज हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, बट वो अलग क्यों दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द यूनिट फ्लक्चुएशंस, ठीक है। अगर यूनिट फ्लक्चुएट नहीं करेगा तो यहाँ भी वही दिखेगा। अब ये भी देखो, प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट ये भी लगता है, और प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट हम लोग का लीज रेंटल इनकम भी होता है। अब ये आउटपुट के प्रोपोर्शन पे करो या फिर ऐसे करके लिखो, दोनों केस में आंसर सेम ही आने वाला है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर हम लोग इसको 1,50,000 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 4 करते, ये तो भी तो मेरा आंसर वही आता, 20,000, ठीक है। तो ये जो है मतलब लिखा हुआ है लैंग्वेज जो वो मैंने लिखवा है उससे करो, या फिर इस तरीके से करो, बात बराबर है। और स्ट्रेट लाइन क्यों हो रहा है वो भी बताइए, ये इस पे मत जाओ कि ये 20, 25, 30 है तो कैसे स्ट्रेट लाइन हो रहा है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। वो 0.5 पर यूनिट करके हो रहा है, दैट इज द स्ट्रेट लाइन। अब अगर क्योंकि फ्लक्चुएट हो रहा है क्वांटिटी, तो इसीलिए ऐसे दिख रहा है, ठीक है। देखो, तो यहाँ कुछ हमें एंट्री वेंट्री करने नहीं बोला था तो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर एंट्री करने नहीं बोला है तो कैसे करें, ये बन गया। चलो, अब दो सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, इससे तुम लोगों को याद रहेगा कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा। अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब लिखेंगे फाइनेंस लीज। एक बार लिखो फाइनेंस लीज, ठीक है। अब फाइनेंस लीज यहाँ पर जो है कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले, इसके ऊपर हेडिंग, अच्छा फाइनेंस लीज तो लिख लिया, एक बार हटाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे सेल एंड लीज बैक, पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे, सेल एंड लीज बैक। ये क्या होता है सेल एंड लीज बैक? तो देखो, हम एक छोटा सा स्टोरी से बता देते हैं। मान लो ये है मिस्टर ए, ठीक है, और ये कौन है, ये है मिस्टर बी, ठीक है। अब मिस्टर ए ने क्या किया था, पहले एक मशीन परचेज किया, ठीक है, पहले एक मशीन को परचेज किया, कितने में, मान लो कि जो भी वैल्यू से परचेज किया, वैल्यू नहीं लिख रहे, फिर परचेज करने के बाद उस मशीन को देन सोल्ड आउट टू बी, फिर बी को बेच दिया, ठीक है, फिर बी को बेच दिया, सेल कर दिया बी को। पहले जो मशीन परचेज किया, फिर उसी मशीन को बी को सेल कर दिया। अब ये मशीन किसके पास आ गया, ये मान लो मशीन था, ठीक है। अब ये मशीन बी के पास आ गया, ठीक है। अब मिस्टर ए ने क्या किया, ये तो सेल हो गया तो इनके पास से चला गया। अब मिस्टर ए ने इनसे, मिस्टर बी से यही मशीन लीज पे ले लिया, ठीक है, यही मशीन लीज पे ले लिया। तो नाम समझ में आ रहा है, सेल एंड लीज बैक। तो पहले मशीन खुद खरीदा, फिर बी को बेच दिया, फिर उसी मशीन को वापस इनसे लीज पे ले लिया। तो इस केस में देखो, मिस्टर ए एक बार क्या थे, परचेजर, किस चीज के, मशीन के, और मिस्टर बी क्या थे, मिस्टर ये परचेजर थे एक बार, ठीक है। फिर जब बेचा तो ये क्या बन गए, सेलर, सेकेंड स्टेज में सेलर बन गए, और मिस्टर बी क्या बन गए, परचेजर। अब मिस्टर बी ने मिस्टर बी से इन्होंने वही सेम मशीन लीज पे ले लिया, तो मिस्टर बी बन गए लेसर और मिस्टर ए बन गए लेसी। तो मिस्टर ए कितने सारे जो है पढ़ाओ से किए, पहले उन्होंने परचेज किया तो परचेजर बने, फिर उन्होंने बेच दिया तो सेलर बने, फिर उन्होंने लीज पे लिया तो वो लेसी बन गए। तो इस पे क्या हमें अकाउंटिंग प्रोसीड्योर्स फॉलो करना है वो देखना पड़ेगा। तो सेल एंड लीज बैक, इसीलिए इसका नाम है सेल एंड लीज बैक। अब फाइनेंस लीज में क्या होगा, देखो, अब हेडिंग करेंगे फाइनेंस लीज में, अगर ऐसा मतलब
फाइनेंस लीज के केस में क्या एप्लीकेबिलिटी होगा इस सिचुएशन का? तो सेल वैल्यू हमें देखना है कि सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू करने पे प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है, प्रॉफिट और लॉस जो भी आ रहा है, मतलब जब एसेट सोल्ड आउट होगा, यहाँ पर सोल्ड आउट पे ध्यान दो पहले, लेसर और लेसी का होने से क्या रूल्स होता है वो तुम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अगर जब एसेट सेल करते हैं तो अगर सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू करने से, मतलब मान लो एसेट का बुक वैल्यू था 10 लाख, हम लोगों ने बेचा 12 लाख में, तो 2 लाख का प्रॉफिट, या फिर उल्टा हुआ तो 2 लाख का लॉस, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, अगर वो फाइनेंस लीज था, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये प्रॉफिट और लॉस को क्या करना पड़ेगा, लिखो, इट इज टू बी एमोटाइज्ड, इट इज टू बी amortized over the lease term, over the lease term in proportion of depreciation. क्या बोला है हम समझा देते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां से भी दिखा देंगे, ठीक है। फिलहाल तो इस पे नोट्स जो है ऑपरेटिंग वाला लिखेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे। बोल रहे सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू करके प्रॉफिट या लॉस जो भी आए उसे एमोटाइज्ड करना है, ठीक है। पहले एमोटाइज्ड का मतलब समझ लो, एमोटाइज्ड का मतलब होता है राइट ऑफ करना है, ठीक है। लेकिन कैसे करके राइट ऑफ करेंगे? बोल रहा है ओवर द लीज टर्म, मतलब जितने साल का लीज है, 5 साल, 6 साल, 10 साल, ठीक है। और मतलब जितने साल का लीज है उतने में करना पड़ेगा, लेकिन डिप्रिशिएशन के प्रोपोर्शन में, मतलब उस एसेट पे जितना डिप्रिशिएशन लगेगा उसका प्रोपोर्शन यानी रेशियो कर लो, ठीक है। मान लो एसेट का लाइफ जो है 5 साल है, ठीक है। तो 5 साल का जो डिप्रिशिएशन है वो हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका रेशियो बनाएंगे, फिर हम लोग जो प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, जितना लीज टर्म है उसके बेसिस पे, लेकिन वो रेशियो पे जो डिप्रिशिएशन लगाने पे आ रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ जाएगा, ये फिलहाल लिख के रखो, समझ में आ जाएगा जब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब लिखना है ऑपरेटिंग लीज। तो इस टॉपिक पे ना ऑपरेटिंग लीज पे ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। कौन से टॉपिक पे? जहां पर एक पर्सन ने पहले खुद ही एक एसेट को खरीदा, फिर उस एसेट को ही किसी और, मतलब फिर किसी और को बेच दिया, फिर सेम एसेट को लीज पे किसी उसी से ले लिया, ठीक है। तो इसमें ऑपरेटिंग लीज पे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो ऑपरेटिंग लीज पे ना, इस पे हमारा 3 केसेस बनेगा। तो लिखो केस 1, केस 2, केस 3। केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। तो पहला केस 1 लिखो, इफ सेल प्राइस इक्वल फेयर वैल्यू, ठीक है। तो फिर क्या करना है? प्रॉफिट और लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। केस 2 में लिखो, सेलिंग प्राइस अगर लेस देन फेयर वैल्यू है, ठीक है। अब हम एफ डॉट वी लिख रहे हैं क्योंकि यहां मैंने पूरा लिखवा दिया, इसी का मतलब फेयर वैल्यू होता है, ठीक है। तो क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस should be recognized immediately। तो देखो ये तो सेम हो गया, इधर जो लिखा इधर भी वही लिखा, मतलब इतना सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसके बाद चेंज होगा। क्या चेंज होगा? however if the loss is compensated by future lease payment, future lease payment
at below market price, at below market price, comma, then it should be deferred in proportion to, deferred मतलब वही amortized in proportion of such lease पेमेंट। ये बात हम समझाते हैं क्या है, ठीक है। फिर केस 3 लिखवाते हैं, केस 2 समझाते हैं पहले, ठीक है। बोल रहा है केस 2 के लिए हम एक जो है मिस्टर ए और मिस्टर बी बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, वही सेम वाला स्टोरी, ठीक है। ए ने क्या किया, एसेट अपना मशीन सेल कर दिया, सेल मशीन, ठीक है। तो सेल कैसे किया होगा, पहले खुद खरीदा होगा, ठीक है। सेल कर दिया बी को, और जब सेल किया जब मशीन, तो उसको लॉस हुआ, ठीक है। कितना लॉस हुआ, कुछ भी एक अमाउंट मान लेते हैं, मान लो उसको लॉस हुआ है 15,000 का, ठीक है। 15,000 लॉस में मशीन को बेच दिया। अब इनके पास आ गया ये मशीन, ठीक है। अब इनके पास आ गया, अब इस मशीन को, जो मशीन इनके पास था, इन्होंने बेच दिया कितने में, लॉस में। अब ये मशीन को ये इनसे किस पे लेने वाले हैं, लीज पे लेने वाले, वही तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब ये क्या बोल रहा है, मिस्टर ए क्या बोल रहा है बी को, कि इस एसेट का जो लीज रेंट है ना, अब लीज पे लेंगे तो देना क्या पड़ेगा, लीज रेंट, ठीक है। अब मान लो मार्केट में जो इस एसेट का लीज रेंट चल रहा है, वो मान लो चल रहा है हम लोग का 5,000 पर एनम करके। मतलब अगर भी मार्केट में किसी को भी इस एसेट को लीज में देने जाएंगे, सिवाय मिस्टर ए का बात कर रहे हैं, तो वो 5,000 ही होगा। अब मिस्टर ए जब लीज लेने आए, लीज रेंट पे एसेट लेने आए, तो इन्होंने उनको भी वही बोला कि भाई 5,000 लीज रेंट देना पड़ेगा। तो मिस्टर ए बोल रहे हैं कि देखो, मैंने जब आपको ये एसेट बेचा था ना, तो मेरा बहुत लॉस हो गया था, ठीक है। अब तुम लोग अमाउंट पे मत जाओ, मैंने ये एग्जांपल दिया है, ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस हो गया था। अब हम इस लॉस को ना जो है रिकवर करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि आप ना जो भी मार्केट में लीज रेंट क्यों ना हो, आप मेरे से थोड़ा कम ले लो, ठीक है। आप मेरे से थोड़ा कम ले लो। तो ए ने नेगोशिएशन करके लीज रेंट कितना करवा दिया, लीज रेंट जो है, जो डीलिंग किया, ये मार्केट है, और एक्चुअल लीज रेंट मान लो इन्होंने कर दिया फॉर एग्जांपल कि 3,000 पर एनम करके इन्होंने कर लिया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा है, स्टोरी समझ में आ गया। स्टोरी ये था कि एसेट खुद खरीदा, फिर उसी एसेट को बेच दिया, फिर उसी एसेट को लीज पे लेने गया, तो नेगोशिएट करके लीज रेंट को मार्केट से कम करवा दिया। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि अगर मेरा एसेट बिक जाता है, ठीक है, अगर हम लोग एसेट को बेच देते हैं, तो बोल रहे प्रॉफिट लॉस जो भी होगा उसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर दो, ठीक है। हाउएवर, अगर इफ द लॉस इज कंपेंसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट एट बिलो मार्केट प्राइस, ये इतना पॉइंट देखो, इतना पॉइंट पे तुम लोग ध्यान दो। इफ द लॉस इज कंपेंसेटेड, हम लोग लॉस कैसे कंपेंसेट करने चाह रहे हैं, बाय फ्यूचर लीज पेमेंट, फ्यूचर में जो लीज पेमेंट करेंगे एट बिलो मार्केट प्राइस। तो अभी मैंने जो स्टोरी बोला, मैंने तुम लोग को वही बताया कि मार्केट में लीज रेंट चल रहा है 5,000, ठीक है। अब इन्होंने नेगोशिएट क्या कर लिया कि भाई हम तो 3,000 देने वाले, क्यों, क्योंकि मेरा जो लॉस है उसको हम रिकवर करना चाहते हैं। हाँ, इसीलिए इफ द लॉस इज कंपेंसेटेड, लॉस कंपेंसेट करना है, ऐसे ए ने पहले ही सोच लिया, जब लॉस में बेचा ना तभी सोच लिया कि हम इसको कंपेंसेट करवाएंगे, फ्यूचर में जो लीज पेमेंट करेंगे ना उसको मार्केट प्राइस से कम में पेमेंट करेंगे, तो मेरा लॉस रिकवर होगा। देन इट शुड बी डेफर्ड इन प्रोपोर्शन ऑफ सच लीज पेमेंट, ठीक है। तब हमें क्या करना है, ये जो प्रॉफिट या लॉस जो भी रिकॉर्ड हो रहा है सेल करने पे, जो भी क्रिएट होगा प्रॉफिट या लॉस सेल करने पे, मतलब ये 15,000, उसे हमें क्या करना है, डेफर्ड करना है, यानी एमोटाइज करना है। कैसे करना है, इन प्रोपोर्शन ऑफ सच लीज पेमेंट। तो जितना लीज पेमेंट कर रहे हैं ना, जैसे 3,000 करके मान लो 3 साल का करेंगे, तो उसमें, या फिर 5 साल का, तो उसमें इसे हमें इस लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये पॉइंट हमें ये बता रहा है, ठीक है। और केस थ्री में लिखो, एक्सेस ओवर फेयर वैल्यू शुड बी deferred
and amortized over the period for which asset is expected to use. ठीक है, और यहाँ पर ऊपर लिखना भूल गए, इफ सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, अगर सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा हुआ तो एक्सेस ओवर फेयर वैल्यू, ठीक है, पहले तो बेचेंगे तो प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। अब बोल रहा है कि फेयर वैल्यू से एक्सेस जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस, उसे हमें एमोटाइज्ड करना है, ठीक है, डेफर्ड मतलब धीरे धीरे आगे के पीरियड में एमोटाइज्ड करना है ओवर द पीरियड फॉर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू यूज, जितने दिन के लिए वो एसेट को यूज करें। अब ये पॉइंट ऐसे रटने से तो नहीं समझ में आएगा, एक क्वेश्चन है, देखो दो क्वेश्चन इस पे, एक करवाते एक तुम लोग ट्राई करना, तो देखो उस पे इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन भी है, आई थिंक इलास्ट्रेशन 3। ये रहा, ठीक है, इलास्ट्रेशन 3, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, ए लिमिटेड सोल्ड मशीन हैविंग WDV ऑफ 40 लाख, मतलब जो मशीन को बेचने का बात हो रहा है ना, उसका WDV है 40 लाख। WDV का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब एसेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितने का दिख रहा है उसे हम लोग बोलते हैं WDV, ठीक है। अब बोल रहा है इन्होंने बोल रहा है जब बेचा किसको, बी को, तब एसेट का वैल्यू दिख रहा था 40 लाख, कितने में बेचा, फॉर 50 लाख, तो 50 लाख में बेचा, तो 50 लाख क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है, 50 लाख हो गया एसेट का सेलिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है एंड द सेम मशीन वाज लीज्ड बैक, फिर उसके बाद बी से सेम मशीन को लीज बैक कर लिया, जो मैंने अभी तुम लोग को समझाया, टू ए लिमिटेड, द लीज बैक इज ऑपरेटिंग लीज, यहाँ बता दिया लीज बैक जो है वो ऑपरेटिंग लीज है, ठीक है, मतलब फाइनेंस लीज नहीं है, अगर फाइनेंस लीज होगा तो एक ही ट्रीटमेंट है, इसीलिए मैंने बोला इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन हमारा इसी पे आता है जो 3 केसेस है, ठीक है। तो अगर हम लोग का जो है फाइनेंस लीज होगा तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसे हमें एमोटाइज करना पड़ेगा इन प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, तो वो हमें पूछा नहीं, बोला है ऑपरेटिंग लीज, यानी वो 3 केसेस पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है बेच के, क्यों हो रहा है, नॉर्मल सा बात है, अगर मेरा एसेट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है 40 लाख का, जिसको मैंने 50 लाख का बेच दिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 10 लाख, ये तो फिक्स्ड हो गया, हर एक केस के लिए ये मेरा डेटा फिक्स्ड हो गया। अब हम लोग केस ए देखेंगे। अब केस में हमें क्या देखना है कि सेलिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू में क्या जो है रिलेशन है, अगर सेलिंग प्राइस इक्वल टू फेयर वैल्यू तो केस 1, ठीक है, सेलिंग प्राइस लेस देन फेयर वैल्यू तो केस 2, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन फेयर वैल्यू तो लेस 3। चलो चेक करते हैं, बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस 50 लाख इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, तो पहला मुझे मेरे केस 1 से मिला रहा है, ठीक है, तो केस 1 जो है उसमें मुझे क्या बोला है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू फेयर वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 50 लाख और फेयर वैल्यू भी कितना है 50 लाख। अगर ऐसा हुआ तो क्या बोला है, हमें क्या फॉलो करना है, बोला है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बेच के वो हमें इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट फॉर, क्योंकि प्रॉफिट ही हुआ है, कौन कौन सा प्रॉफिट, ये वाला, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट बताना है, प्रॉफिट फॉर 10 लाख शुड बी immediately recognized in PL, immediately recognized in PL, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बोल रहा है प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा पीएल में दिखा दो, मतलब सीधा बात है, एसेट बेचा प्रॉफिट हुआ, और अगर मेरा फेयर वैल्यू और सेल प्राइस बराबर है, मतलब कुछ भी जो है कम ज्यादा नहीं है, हम लोगों ने जितने में बेचा ना मार्केट में उतना ही वैल्यू चल रहा था, ठीक है, तो फिर पूरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है हम लोग पीएल में रिकॉग्नाइज कर देंगे प्रॉफिट को। तो देखो यहाँ कैसे लिखा है, तुम लोग इतना लिख देना, when sale price is 50 lakh is equal to fair value, A limited should immediately recognize the profit of 10 lakh, 10 lakh कैसे आया, 50 minus 40 करके, मैंने पहले ही बताया, ये वाला, ठीक है, ये प्रॉफिट का बात हो रहा है, तो ये हम लोग रिकॉग्नाइज कर देंगे इसके बुक्स में, ठीक है।
अब पॉइंट बी में चलते हैं, बोल रहा है कि फेयर वैल्यू 60 लाख है। चलो केस बी, केस बी में मुझे बोला है फेयर वैल्यू है 60 लाख, और कुछ नहीं बोला है। नहीं बोला है तो क्या हुआ, हमें तो पहले से इंफॉर्मेशन पता है। अब मुझे क्या यहाँ लेना चाहिए केस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई मेरा सेकंड है कि थर्ड है कि फर्स्ट है, मुझे लेना पड़ेगा इसका सेल वैल्यू। ठीक है, तब तो हम कंपेयर कर पाएंगे। सेल वैल्यू कितना है, वो तो है 50 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर कौन किससे ज्यादा या कम हो गया, तो यहाँ पर हम लोग का सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर, सॉरी फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। मतलब हम लोग बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू वाला क्राइटेरिया में जा रहा है। सेलिंग प्राइस जो है वो लेस देन फेयर वैल्यू वाले क्राइटेरिया में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये है 50 लाख और ये है 60 लाख, तो 50 इज लेस देन 60, तो ये मेरा केस 2 को डिनोट करेगा। ये देखो सेलिंग प्राइस लेस देन फेयर वैल्यू। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। ठीक है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा किस चीज का, बेच के, तो बेच के क्या हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ₹10 लाख शुड बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल। ठीक है, अच्छा अब तुम लोग सोचोगे फिर इसके नीचे जो इतना लंबा चौड़ा चीज लिखा था उसका क्या है, वो तो तब होता है जब प्रॉफिट या लॉस में से लॉस होगा। ठीक है, अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो पीएल में रिकॉर्ड होगा। ये नीचे का पॉइंट किस चीज को डिफाइन कर रहा है कि अगर लॉस में, ये लॉस को कंपेंसेट करने का बात लिखा है, मतलब अगर वो लॉस में बेचता तो फिर हमें उस लॉस को कैसे करके कंपेंसेट करना। अगर हम लोग उस लॉस को कंपेंसेट करना चाहते तो फ्यूचर लीज का जो है पेमेंट हम लोग मार्केट प्राइस से कम करते और फिर उसको डिफर्ड कर लेते हैं लीज पेमेंट के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन ये जो सिचुएशन है, ये तो तब हमें फॉलो करना है ना जब हम लोग एसेट को कैसे बेचेंगे, लॉस में बेचेंगे तब होगा। तो यहाँ तो एसेट को लॉस में बेचा ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो फिर प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। तो प्रॉफिट ऑफ 10 लाख जो है वो क्या होगा, फिर पहले पॉइंट को जस्ट कवर करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज कर देंगे इमीडिएटली। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन फेयर वैल्यू इज 60 लाख देन आल्सो प्रॉफिट ऑफ 10 लाख शुड बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड बाय लिमिटेड, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो फिर उसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड कर दो। अच्छा अब हम लोग केस सी में चलते हैं। केस सी हमें क्या बोल रहा है, इसके बाद से केस सी डी ई ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। देखो केस सी में क्या बोला है, फेयर वैल्यू 45 लाख, सेल प्राइस चेंज कर दिया। इतनी देर तक हम लोग लेकिन सेल प्राइस क्या लेके चल रहे थे 50 लाख, अभी हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। ठीक है, लेकिन डब्ल्यूडीवी पे कोई चेंजेस नहीं किया है, तो हम इसको थोड़ा ड्रॉ करके समझाएंगे ताकि तुम लोग को आसानी से समझ में आए। डब्ल्यूडीबी कितना है, 40 लाख है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, तो डब्ल्यूडीबी है 40 लाख। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू तो हर जगह चेंज हो रहा था, यहाँ सेल प्राइस भी चेंज कर दिया। फेयर वैल्यू 45 लाख, सेल प्राइस 38 लाख। तो 40 लाख का मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो चीज दिख रहा है उसको मैंने बेचा है कितना, उसको मैंने बेचा है 38 लाख पे, नीचे के वैल्यू पे बेचा है डब्ल्यूडीबी से, तो मैंने थोड़ा नीचे के साइड लिखा, ये डायग्राम बना रहे और कुछ नहीं, 38 लाख का। ठीक है, अब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि मेरा जो एसेट 40 लाख का दिख रहा है उसको मैंने अगर 38 लाख में बेचा है तो बेच के मेरा क्या हुआ है लॉस। फिर तो हम लोग केस वेस डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, कितने का लॉस हुआ 2 लाख। सिंपल सा बात है, ये गैप जो है वही तो मुझे लॉस बता रहा है कि मेरा डब्ल्यूडीवी वैल्यू से मैंने नीचे के दाम पे बेचा, मतलब मैंने 2 लाख लॉस पे बेचा। अब इसका फेयर वैल्यू क्या चल रहा था 45 लाख। ठीक है, चलो फेयर वैल्यू को भी रिकॉर्ड करते हैं। फेयर वैल्यू तो डब्ल्यूडीवी से भी ज्यादा था। ठीक है, तो फेयर वैल्यू जो है यहां पर दिखाते हैं, फेयर वैल्यू 45 लाख है। ये कौन सा वैल्यू है, ये है फेयर वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा अब सबसे पहले तो केस डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करते हैं, सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू में क्या चेंजेस है, मतलब क्या रिलेशन है। तो सेलिंग प्राइस जो है
वो लेस देन फेयर वैल्यू आ रहा है। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस है 38 लाख, फेयर वैल्यू कितना है 45 लाख। तो इसका मतलब हम लोग का केस जो है सेकंड वाला आया। ठीक है, अभी केस भी जिस पे किया, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि एसेट बेच के प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। लॉस हुआ है, कितने का? 2 लाख का। तो क्या करना है, लॉस जो है उसको हम लोग इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे प्रॉफिट में। लेकिन देखो, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है, लेकिन अगर इस लॉस को कंपेंसेट करने का कुछ सोच रखा है तब सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, अगर इस लॉस को कंपेंसेट करने का हम लोगों ने कुछ सोच रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको, ये देखो, however if the loss is compensated by future lease payment at below market price then it should be deferred in proportion of such lease payment। ये जो लैंग्वेज है ये तुम लोग को लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो लैंग्वेज है ये तुम लोग को लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो हम दिखाते हैं, ये दिखाने के चक्कर में कहाँ चले गए। ये देखो क्या लिखा है, व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ लीज्ड मशीन इज 45 लाख एंड सेल प्राइस इज 38 लाख। मैंने भी तो वही यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैंने यही चीज दिखाया है कि 45 लाख और सेलिंग प्राइस है 38 लाख। तो अब केस डिसाइड करने के लिए तो मुझे दो ही चीज चाहिए, फेयर वैल्यू और जो सेलिंग प्राइस। द लॉस ऑफ 2 लाख, 2 लाख का लॉस कैसे निकाला, 40 और 38 लाख का डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस और WDV का डिफरेंस ही तो मुझे लॉस बताएगा। To be immediately recognized by A Limited in its books provided loss। क्योंकि यहां पर देखो बताते हैं, ये जो लॉस हुआ इसे मुझे क्या करना है, रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल करना है। ठीक है, देखो प्रॉफिट हुआ तो भी मुझे रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल करना है, तब तो मुझे सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल करना है, सेकेंड वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्योंकि लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल, तो सेकेंड वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशंस दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे कि अगर वो चाहते हैं कि फ्यूचर लीज रेंट पेमेंट कम करके मार्केट से वो अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं तो वो हमें दिखाना पड़ेगा। तो देखो वही लिखा है, इन इट्स बुक्स प्रोवाइडेड लॉस इज अदरवाइज डेफर्ड एंड एमोटाइज द लॉस। मतलब बोल रहा है कि इनके बुक्स में इस लॉस को कंपेंसेट करना है फ्यूचर लीज पेमेंट के साथ, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया है। अगर बताता तो फिर हमें डेफर और एमोटाइज करना पड़ता उस लॉस को, ये बात बताया गया है। ठीक है, तो सी और बी और सी में फर्क क्या है, बी और सी केस सेकंड को ही बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी में प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आया तो ये जो हाउएवर पार्ट है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि वो तब एग्जिस्ट करता है कि अगर हम लोग अपने एसेट को लॉस में बेचे तो ही कंपेंसेट करने का बात सोचते हैं। अगर कम लॉस में बेचा ही नहीं तो हाउएवर पार्ट होता नहीं है इसमें। ठीक है, इसीलिए प्रॉफिट 10 लाख रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली पीएल में हो जाएगा। केस सी में क्या हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ तो फिर हम लोग को पीएल में रिकॉग्नाइज तो करना ही है। लॉस ऑफ 2 लाख रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल इमीडिएटली, वो तो होगा ही होगा। और अगर इनके बुक्स में दिया हुआ रहता कि हम लोगों को फ्यूचर में फ्यूचर में जो है अपने लॉस को कंपेंसेट करने के लिए बिलो द मार्केट प्राइस लीज रेट पेमेंट करना है, तो हम लोग वो करते और प्रोपोर्शन करते, एमोटाइज्ड और डेफर करते उस लॉस को। ठीक है, फ्यूचर में कैसे, प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिशिएशन। ठीक है, सॉरी प्रोपोर्शन ऑफ लीज पेमेंट। तो ये जो लैंग्वेज है ये तुम लोग को एड ऑन करना पड़ेगा इस आंसर में। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं, देखो यहाँ पर वही बोला है कि अगर हम लोग इस लॉस को कंपेंसेट करने का बात नहीं बोला है, अगर बोला जाता दैट इज अदरवाइज डेफर्ड एंड एमोटाइज्ड कर देते। ठीक है, ये हो गया मेरा केस सी। अच्छा, अब केस डी, ये भी, ये और भी समझने वाला पॉइंट है। केस डी देखो क्या बोल रहा है, केस डी देखो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन में जाके केस डी में बोला है फेयर वैल्यू 40 लाख, सेल प्राइस 50 लाख। तो WDV तो उतना ही है, WDV में तो कोई चेंजेस है ही नहीं। ठीक है, बोल रहा है केस डी WDV 40 लाख। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला है, बोल रहा है फेयर वैल्यू 40 लाख। ठीक है, चलो फेयर वैल्यू भी 40 लाख बराबर है, WDV से बराबर है। ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस से चेक करना होता है, सेल प्राइस 50 लाख।
ठीक है, सेल प्राइस 50 लाख यानी इससे ज्यादा है, ठीक है, तो यहां से दिखाते ज्यादा है, सेल प्राइस है 50 लाख, ठीक है। तो ये कौन सा वाला केस हो गया, ये हो गया। हमें कैसे चेक करना होता है फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस में रिलेशन कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 50 लाख इज ग्रेटर देन 40 लाख होगा। तो कौन सा वाला केस जाएगा, चेक करो कौन सा वाला केस जाएगा। यहाँ पर हम लोग का तो ये वाला सेकंड वाला, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिर से वही हम लोग का सेकंड वाला केस आ गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस लेस देन, ओ सॉरी, लास्ट वाला, हाँ 3, हाँ सॉरी, हाँ, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, ये वाला आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, WDV और सेल प्राइस का डिफरेंस कैलकुलेट करो। तो ये कितना हो जाएगा, ये दूसरे कलर से कर देते हैं। ये हो गया 10 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो 10 लाख का प्रॉफिट है, ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये 10 लाख का प्रॉफिट यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट ऑफ ₹10 लाख, ठीक है। ये तो निकल गया सेल करके। अब लिखा क्या है, बोल रहे एक्सेस ओवर फेयर वैल्यू शुड बी डेफर्ड एंड एमोटाइज्ड ओवर द पीरियड फॉर व्हिच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू यूज। बोल रहा है कि फेयर वैल्यू से जितना भी एक्सेस होगा, ठीक है, फेयर वैल्यू से जितना भी एक्सेस होगा वो हमें एमोटाइज्ड करना है ओवर द पीरियड फॉर व्हिच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू यूज, ठीक है। जितने दिन के लिए हम लोग एसेट को यूज करने का सोच रहे हैं उतने दिन के पीरियड में वो ओवर एंड अबव वैल्यू को हम लोगों को कर देना है एमोटाइज्ड, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग का प्रॉफिट हुआ है, वो तो हम लोग देखो हमेशा कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस और WDV के डिफरेंस पे निकालते हैं, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस और WDV का डिफरेंस तो हम लोग का आ गया है 10 लाख। अच्छा, ओवर एंड अबव देखते हैं ये जो है फेयर वैल्यू कितना हो रहा है। तो फेयर वैल्यू और जो है सेलिंग प्राइस, ठीक है, इन दोनों में गैप देखना पड़ेगा। फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस में गैप कितने का है, 10 लाख है, ठीक है। सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू में गैप जो है वो 10 लाख का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब देखो फेयर वैल्यू 40 लाख, सेल प्राइस जो है हम लोग का 50 लाख, तो ओवर एंड अबव जो है 10 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, ये पोर्शन हमें डेफर्ड करना पड़ेगा, डेफर्ड एंड amortized over the lease period। यही हमें बताने के लिए बोला है, ठीक है, कि अगर ओवर एंड मतलब यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस मेनली देखना है हमें, ठीक है, कि सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू में डिफरेंस कितना आ रहा है। सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू में जो डिफरेंसेस आएगा उसको हमें डेफर्ड कर देना है, ठीक है, उसको हमें डेफर्ड कर देना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ई पॉइंट आएगा ना, तो और एक पॉइंट और भी अच्छे से समझ में आएगा। व्हेन फेयर वैल्यू इज 40 लाख, सेल प्राइस इज 50 लाख, देन प्रॉफिट ऑफ 10 लाख इज टू बी डेफर्ड। देखो तो ये कौन से 10 लाख को लिया गया है, 40 और 50 का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस। तो ये जो है एक्सेस अमाउंट, उसे हमें एमोटाइज करना पड़ेगा ओवर द लीज पीरियड, ठीक है। अच्छा, अब केस ई, ये इस पे चाहो तो स्टार लगा लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझने के लिए भी, और क्वेश्चन भी इससे आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ई नंबर पे देखो क्या बोला है, बोल रहा है फेयर वैल्यू 46 लाख। चलो पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, WDV तो अपना वैसा ही है, WDV पे कोई चेंजेस नहीं दिया है, WDV 40 लाख, ठीक है। फिर बोल रहा है फेयर वैल्यू 46 लाख, तो फेयर वैल्यू ज्यादा है, चलो फेयर वैल्यू है 46 लाख, इससे ज्यादा दिखाएंगे, तो यहाँ कर देते हैं। पहले सेल प्राइस देख ले, वो लिखने के बाद फेयर वैल्यू लिख लेते हैं। सेल प्राइस है 50 लाख, ठीक है, तो सेल प्राइस ज्यादा है तो यहाँ लिख देते हैं, सेल प्राइस है मेरा 50 लाख, ठीक है। और जो फेयर वैल्यू है वो है हम लोग का 46 लाख, मतलब यहाँ नीचे लाएंगे, ठीक है, 46 लाख। अब दो डिफरेंस फिर से निकालेंगे। सबसे पहले तो WDV और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस, ठीक है।
तो WDV और सेलिंग प्राइस के बीच के डिफरेंस को हम पूरा ऐसे ये ब्लू वाले कलर से दिखा देते हैं, ठीक है। मतलब ये देखो, ये जो डिफरेंस है ये कितना है, 10 लाख है, ठीक है। कि मेरा 10 लाख का क्या है, बेच के 10 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, एक्सेस ओवर फेयर वैल्यू, ठीक है। तो ये भी मेरा केस जो है 3 वाला जा रहा है, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन मेरा फेयर वैल्यू आया है, ठीक है। अब ये दूसरे कलर से दिखा देते हैं, देखो ये जो सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू का गैप है ना, वो कितने का है, ये जो गैप है ये है हम लोग का कितना आ रहा है, 4 लाख, ठीक है। ये हम लोग का 4 लाख आ रहा है, एक्सेस एंड ओवर फेयर वैल्यू 4 लाख आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा लाइन अगर टोटल 10 लाख है, डायग्राम समझो, ये पूरा ब्लू कलर का लाइन टोटल 10 लाख है, और इसका इतना पोर्शन जो रेड कलर से डिफाइन हो रहा है, क्योंकि ये भी अप टू सेलिंग प्राइस तक जा रहा है, ये भी अप टू सेलिंग प्राइस, मतलब कंपेयर तो दोनों ही केस में WDV से सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू से सेलिंग प्राइस हो रहा है। तो ये पूरा डायग्राम अगर 10 लाख है, यहां से यहां अगर 4 लाख है, तो बाकी ये कितना होगा, ये बता सकते हो। मतलब ये पूरा लंबा लाइन हो गया ना, थोड़ा जो है मैथ्स की तरह सोचो ना, ये पूरा 10 लाख हो गया और उतना 4 लाख है, तो बाकी ये इतना कितना होगा, 6 lakh. 6 लाख, ठीक है। ये 6 लाख हुआ, तभी ना ये पूरा लाइन जो है 10 लाख होगा। अच्छा, अब हमें करना क्या है, देखो अब हमें क्या करना है, ये जो 4 लाख है, ये जो 4 लाख है, ये क्या है, एक्सेस एंड ओवर फेयर वैल्यू। तो एक्सेस एंड ओवर फेयर वैल्यू के अमाउंट को हमें क्या करना है, डेफर्ड कर देना है। ये वाला पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है ना, डेफर्ड एंड एमोटाइज्ड ओवर लीज पीरियड, ठीक है, जैसे हम लोगों ने तब लिखा था। लेकिन यहाँ एक 6 लाख भी दिख रहा है, ठीक है, जो हमारा प्रोपोर्शन हुआ यहाँ, लेकिन नहीं दिख रहा था, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहा था, ये जो 6 लाख दिख रहा है, इसे हमें क्या करना है, इसे हमें इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड करना है, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड इन PL, ठीक है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा देंगे। इस केस में ऐसा क्यों नहीं आया था, क्योंकि इस केस में ओवर एंड एबव वाला वैल्यू और ये सेम ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, टोटल तो 10 लाख है, ठीक है, लेकिन एक्सेस ओवर फेयर वैल्यू जो है उतने अमाउंट को हमें डिफर्ड कर देना है, बाकी अमाउंट को हमें उसमें PL में रिकॉग्नाइज करना है। अब देखो क्या बोला है, बोल रहा है व्हेन फेयर वैल्यू इज 46 लाख एंड सेल प्राइस इज 50 लाख, व्हेन फेयर वैल्यू इज 46 लाख, शेयर वैल्यू इज सॉरी सेलिंग प्राइस इज 50 लाख, प्रॉफिट ऑफ 6 लाख कैसे आया, 46 माइनस 40, ये देखो 46 माइनस 40, मतलब ये जो मैंने 6 लाख निकाला ये तो मैंने डायग्राम से दिखाया, लेकिन अगर तुम लोग इसको लिख के दिखाना चाहो तो ये गैप किस चीज का है, 46 माइनस 40 करके है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है डायग्राम कर लोगे तो ये और भी आसानी से समझ में आएगा कि ओवर एंड अबव ये इतना है तो बाकी कितना होगा। तो ये बोल रहा है जो 6 लाख है वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज इन इट्स बुक्स, एंड ये देखो ये इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और ओवर एंड अबव जो फेयर वैल्यू है, बैलेंस प्रॉफिट ऑफ 4 लाख जो कि 50 और 46 के गैप में आ रहा है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, एमोटाइज्ड या डेफर करना पड़ेगा ओवर लीज पीरियड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि केस 3 हमें वही बताया था कि फेयर वैल्यू से जितना भी एक्सेस होगा उतने को हमें डेफर्ड करना है, बाकी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे दिखाते हैं वैसे रिकॉग्नाइज्ड कर देंगे। अच्छा, अब केस इसके बाद एफ, देखो केस F में क्या बताया है। अच्छा, क्वेश्चन तो यहीं पर है, फेयर वैल्यू 35 लाख, सेल प्राइस 39 लाख। चलो यहाँ पर WDV तो वैसा ही है, WDV है 40 लाख, ठीक है। उसके बाद फेयर वैल्यू 35, सेल प्राइस 39, तो सेल प्राइस तो नीचे के तरफ है, ठीक है, सेल प्राइस जो है वो नीचे के तरफ है, 39 लाख, सेल प्राइस जो है ये नीचे के तरफ है, दैट इज 39 लाख। मतलब बेच के हम लोग का लॉस हुआ है 1 लाख का, सीधा बात है। 40 लाख एसेट दिख रहा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो बेचा 39 लाख में, तो लॉस हुआ है 1 लाख। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, सेल प्राइस और फेयर वैल्यू 35 लाख दिया हुआ है, ठीक है, फेयर वैल्यू 35 लाख, मतलब ये तो और भी नीचे जा रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर कौन सा कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है वो देखो, सेलिंग प्राइस 39 लाख, फेयर वैल्यू 35 लाख, तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, मतलब केस 3 ही एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, चलो केस 3 एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब मुझे देखना है ओवर एंड अबव द फेयर वैल्यू कितना हो रहा है, वो कैसे कंपेयर करते हैं, ये दोनों में, सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू में। तो ये तो 4 लाख का क्या हो रहा है, 4 लाख का हम लोग का एक्सेस ओवर फेयर वैल्यू हो रहा है। ठीक है, एक्सेस ओवर फेयर वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि देखो यहाँ पर जब हम लोग बेच रहे हैं तो हम लोग कितना जो है लॉस दिखा रहे हैं, लॉस दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 1 लाख का है। ठीक है, ये हम लोग एक्चुअली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे ना, मान लो तुम लोग को नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन देता है, फेयर वैल्यू नहीं है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, बेच के लॉस है 1 लाख का। लेकिन ऊपर से ये जो 4 लाख है ये तो मुझे क्या दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है। क्यों, फेयर वैल्यू तो मार्केट में चल रहा है, इसका वैल्यू 35 लाख एक्चुअली एसेट का वैल्यू है, फेयर वैल्यू मतलब जो होना चाहिए, बट हम लोगों ने उसे 39 में बेचा, तो एक्सेस, तो ये मेरा प्रॉफिट हुआ। जैसे यहाँ पर भी देखोगे तो ये जो है ये प्रॉफिट बता रहा है, 4 लाख का क्या है, प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 46 लाख की चीज को 50 लाख में बेचा। ठीक है, तो वैसे ही ये जो 4 लाख है ये प्रॉफिट, तो दो बात कॉन्ट्राडिक्टेड हो गया। हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना चाहते हैं कि हमारा लॉस है 1 लाख का, ठीक है, और इधर हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, इधर हम लोग बोल रहे हैं कि हमें बेच के 4 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब इसको मुझे क्या करना चाहिए, तो देखो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, ये जो है इसका रूल्स ऐसे होगा कि लॉस जो है ये रुपीस मुझे 5 लाख रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बताते हैं क्यों, 5 लाख इमीडिएटली shown in PL। अब ये 5 लाख कहां से आया समझो, बोल रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, टोटल 5 लाख का लॉस बुक कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्योंकि देखो हमारा लॉस तो 1 लाख ही आएगा ना, लॉस तो हमारा 1 लाख ही आएगा। तो अगर हम लोग 5 लाख का लॉस बुक करते हैं पीएल में, ठीक है, और ये जो 4 लाख है ना, इसको मुझे क्या करना है, इसका तो लैंग्वेज मेरा फिक्स्ड है, डेफर्ड एंड एमोटाइज्ड इन लीज पीरियड। ठीक है, deferred and amortized over लीज पीरियड, ये तो समझ में आता है कि हम लोग इसको एमोटाइज करेंगे। लीज पीरियड कितना है, लीज पीरियड हम लोग का बोला नहीं है, चलो जो भी है बोला नहीं है। ठीक है, तो मान लो कि ये अगर 4 लाख होगा तो हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेफर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम लोग 5 लाख का लॉस इमीडिएटली दिखा देते हैं, ठीक है, उसके 5 लाख कहाँ से आए वो हम बताते हैं, 5 लाख का लॉस इमीडिएटली जो है दिखा देंगे हम लोग अपने पीएल में, और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 1 लाख करके, और ये इधर देखो टोटल कितना प्रॉफिट है 4 लाख का, तो 4 लाख और 5 लाख को नेट करोगे तो कितना दिखेगा, नेट लॉस 1 लाख ही तो दिखेगा। हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 लाख का लॉस और 4 लाख का प्रॉफिट इस तरीके से नहीं दिखा सकते, हमें पता है कि एक्चुअली हमारा 1 लाख का लॉस हुआ है। तो रूल्स हमें क्या बोल रहा है, ओवर एंड एक्सेस ओवर फेयर वैल्यू जो होता है उसे हमें एमोटाइज करना पड़ता है। तो ये अगर 4 लाख हर साल एमोटाइज होगा लीज पीरियड के अकॉर्डिंग, तो फिर अगर देखो हम लोग 5 लाख का लॉस बुक करेंगे और 4 लाख के प्रॉफिट को राइट ऑफ करेंगे, तो वो तो नेट जो है नेट होके क्या होगा, 5 लाख का लॉस 4 लाख का प्रॉफिट, तो नेट 1 लाख का लॉस ही दिखेगा जो दिखना चाहिए। ठीक है, तो नेट जो है 1 लाख का लॉस ही दिखेगा जो दिखना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है, मैंने तो अपने हिसाब से बताया, देखो क्या लिखा है इनका पढ़ो। बोल रहे व्हेन फेयर वैल्यू इज 35 लाख, लिखा है मैंने फेयर वैल्यू 35 लाख, ठीक है, and sale price is 39 lakh, sale price is 39 lakh, then the loss of 5 lakh। अब ये लॉस कैसे इन्होंने दिखाया, इन्होंने पूरा ये यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस दिखाया, मतलब WDV के साथ फेयर वैल्यू का डिफरेंस कर लिया। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 5 लाख आ रहा है। ठीक है, तो मैंने जो 5 लाख समझा है मैंने अपने हिसाब से समझा है, इन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पर ये एक ही बात है वही करना है। हम लोग दो कॉन्ट्राडिक्टेड बात नहीं कर सकते हैं कि हम लोग बोलेंगे कि अगर देखा जाए तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 लाख का लॉस है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि बेच के हमें फायदा हुआ है 4 लाख का। ठीक है,
तो ऐसा हम लोग नहीं बता सकते। तो हम लोगों ने क्या किया, फेयर वैल्यू और इसका डिफरेंस देखा, जो कि आ रहा है हम लोग का 5 लाख का लॉस, टू बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड बाय ए लिमिटेड इन इट्स बुक्स एंड प्रॉफिट 4 लाख। 4 लाख कैसे आया, 39 माइनस 5, वो तो सिंपल है, जैसे हमारा सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू पे डिफरेंस दिखा जाता है। शुड बी एमोटाइज्ड डेफर्ड ओवर लीज पीरियड। और ये करने से क्या होगा वो यहाँ नहीं बताया, लेकिन हम ये बता रहे ये करने से हमें क्या होगा, हमें नेट लॉस 1 लाख का ही दिखेगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि हम लोगों का 4 लाख का प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट अगर हम लोग 4 लाख का बुक कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर मेरा 1 लाख का लॉस हुआ है, तो मुझे 5 लाख का लॉस अभी बुक करना चाहिए, तब जाके मेरा 4 लाख का प्रॉफिट कंपेंसेट, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट जो हो रहा है वो नहीं होगा। और यहाँ पर हम लोग का कितना दिखेगा, यहाँ पर हम लोग का 1 लाख का जो है नेट लॉस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें दिखाना पड़ेगा। तो केस जो एफ है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से हम एक बार बता देते हैं, WDV था 40 लाख। ठीक है, अब दोनों ही नीचे की तरफ गया, सेलिंग प्राइस भी नीचे की तरफ गया, फेयर वैल्यू भी नीचे की तरफ गया, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से 1 लाख का लॉस है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो 4 लाख का प्रॉफिट है। अब इस तरीके से कैसे बुक करें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये 4 लाख कैसे आया, 4 लाख आया ओवर एंड अबव जो है फेयर वैल्यू, ये देखो ओवर एंड अबव फेयर वैल्यू। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, डेफर्ड या एमोटाइज्ड करना पड़ेगा ओवर द पीरियड फॉर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज। एसेट जितना दिन यूज होगा उतने के हिसाब से इसे डेफर्ड करना पड़ेगा। यहाँ एसेट कितना दिन यूज होगा वो शायद नहीं बोला है। 40 lakh, हाँ, and the same machinery was leased back, the lease back is operating lease comment if, ठीक है, नहीं बोला है इसमें। ठीक है, तो मान लो अगर ये बोलेगा भी ना, तो ये कितना बोलना चाहिए था इनको, 4 इयर्स। ठीक है, 4 इयर्स होने से पर एनम कितना करके डेफर्ड होगा, 1 लाख करके डेफर्ड होगा। ठीक है, मतलब 1 लाख करके प्रॉफिट जाएगा। तो देखो हम लोग का कैसे फिर कंपेंसेट होगा, अगर हम 5 लाख का लॉस बुक करेंगे, फर्स्ट ईयर 1 लाख का प्रॉफिट, तो बचा कितना, 4 लाख का लॉस, फिर 1 लाख, फिर बचा कितना 3 लाख, फिर 1 लाख, बचा कितना 2 लाख, फिर 1 लाख, तो बचा कितना 1 लाख। इस तरीके से जो है एमोटाइज्ड हो जाएगा। तो ये तो देखो जैसा था वैसा ही है, डेफर्ड एंड एमोटाइज्ड ओवर लीज पीरियड, अगर सेलिंग प्राइस जो है ओवर एंड एबव फेयर वैल्यू जितना होगा। ठीक है, और बाकी हम लोगों ने क्या चेक किया, बाकी यहाँ पर ये देखो, बाकी यहाँ पर क्या हो गया कि जो हम लोग का लॉस है 1 लाख, वो हमारा नेट लॉस हो जाएगा। और जो ये 40 लाख और फेयर वैल्यू का डिफरेंस है, मतलब WDV के साथ जो फेयर वैल्यू का डिफरेंसेस है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया ना, यहाँ का अगर डायग्राम देखोगे तो ये अगर 1 लाख नेगेटिव दिख रहा है, सोच के देखो, ये इतना सा पोर्शन 1 लाख नेगेटिव दिख रहा है, ये इतना पोर्शन 4 लाख दिख रहा है, तो ये पूरा क्या होगा, अगर ये डायग्राम समझ लेते हो तो आंसर खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। देखो हम ये बोल रहे हैं, इधर एक 40 लाख लिखा हुआ है, इधर एक 39 लाख लिखा हुआ है, इधर एक 35 लाख लिखा हुआ है। इसको अगर सिंपल ऐसे समझते हो तो इससे इसका गैप कितना, 4 लाख। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ इसका गैप कितना, WDV के साथ सेलिंग प्राइस का 1 लाख। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये पूरा कितना होगा, ये ना लॉस है, इस बात का बस ध्यान रखो मैथमेटिकली। ठीक है, ये लॉस है, तो ये 4 लाख प्रॉफिट है, तो ये पूरा कितना होगा, तो फिर ये मेरा होना चाहिए 5 लाख का लॉस। ठीक है, तो ये अगर मेरा 5 लाख का लॉस हुआ तब ना जाके ये मेरा क्या हो जाएगा, ये अगर मेरा 5 लाख का लॉस होगा तब ना जाके ये मेरा 4 लाख का अमाउंट निकल के आएगा। अगर ये मेरा कितना है 1 लाख है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 1 लाख है। ठीक है, तो ये 1 लाख और ये 4 लाख, तब तो ये पूरा 5 लाख हुआ, क्योंकि इधर का 4 लाख है, तो ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ का अमाउंट 5 लाख। तो कैसे समझोगे कि कितना लॉस हमें दिखाना चाहिए, 5 लाख। अब ये किसका डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है WDV और फेयर वैल्यू का डिफरेंस। ठीक है, तो ये डायग्राम से बनाओगे तो काफी आसानी से समझ में आएगा कि किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये पूरा डायग्राम, ये अगर 4 लाख है, ये ऊपर का 1 लाख है, तो ये पूरा हम लोग का 5 लाख होगा। ऐसा सेम क्वेश्चन यहां पर है, ये देखो ऐसा सेम क्वेश्चन, पहले इसको अच्छे से एक बार सुनो तो फिर और भी आसानी से कर पाओगे। ये देखो ये क्वेश्चन दिया है 14th नंबर। ठीक है, ये ट्राई करके देख सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन 14 हम इसको होमवर्क में एक बार दे रहे हैं। ठीक है, कि तुम लोग इसे ट्राई करके देखना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये वाला करते हैं। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू आइदर ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज। कौन सा ऑपरेटिंग है कौन सा फाइनेंस लीज है वो हमें बताना है। बोल रहे लेसी हैज ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट लोअर देन फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म। लीज टर्म के एंड में लेसी के पास ऑप्शन आ जाएगा कि वो चाहे तो एसेट को परचेस कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लोग का क्या हो गया, फाइनेंस लीज। क्योंकि फाइनेंस लीज का जो 5 क्राइटेरिया था कि कोई एक भी अगर फुलफिल हुआ तो उस लीज को हमें फाइनेंस लीज कहना है, ठीक है। कोई एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, जैसे कि देखो यहाँ पर कहाँ चला गया, ये रहा, ये 3rd नंबर वाला, और इसके जस्ट आगे वाले पेज पे जाना है मुझे, ये वाला है शायद। इंडिकेटर्स देखो, ओनरशिप ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म, ये पहले से ही बोला हुआ था। या फिर लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज एट प्राइस लोअर देन फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म। लीज टर्म के एंड में लोअर ऑफ द फेयर वैल्यू पे अगर लेसी को एसेट का ओनरशिप यानी परचेज करने का मौका मिले तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, फाइनेंस लीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहला आंसर हो गया फाइनेंस लीज, ठीक है। अब कैसे लिखना है हम दिखा देंगे अभी आंसर में जाके। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट है 7 years, लीज टर्म है 6 years, बट एसेट इज नॉट एक्वर्ड एट द एंड ऑफ लीज टर्म। बोल रहे लीज टर्म के एंड में एसेट एक्वर नहीं होगा, लेकिन एसेट से 7 years का था, एसेट को 6 years के लिए लीज टर्म पे दिया गया। तो 6/7 हम लोग क्या देखते हैं कि कितना मेजर ऑफ द लाइफ क्या है, वो मेजर ऑफ द लाइफ एसेट का क्या यूज हो चुका है लीज टर्म में, तो फिर वो फाइनेंस लीज होगा। दिखा देते हैं, ये देखो लिखा हुआ था, देखो द लीज टर्म इज फॉर मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। अगर ऐसा होता है मेजर पार्ट कैसे मानेंगे, मोर देन 50%, यहाँ तो काफी ज्यादा है, ठीक है। कितना है 6 years डिवाइडेड बाई 7 इंटू 100, मतलब मुझे तो लग रहा है 90 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। देखते हैं 6/7 इंटू 100, 85 आ रहा है, ठीक है। तो 85.7, ठीक है। तो 85.7 जो है इनका एसेट लीज में चला गया। तो अब ये खरीदे या ना खरीदे उसे हम लोग फाइनेंस लीज ही मानेंगे, क्योंकि हमें इंडिकेटर इसी तरीके से बता रहा है। तो सेकंड वाला भी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, फाइनेंस लीज का, ठीक है। तो सेकंड का आंसर भी फाइनेंस लीज हो गया। थर्ड देखो, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट इज 6 years, लीज टर्म इज 2 years, बट द एसेट इज ऑफ स्पेशल नेचर एंड हैज बीन प्रोसीड्योर ओनली फॉर यूज ऑफ द लेसी। लेसी के लिए ही एसेट को स्पेसिफाई तरीके से बनाया गया है, मतलब ये वाला लीज एसेट इज ए स्पेसिफाइड नेचर सच दैट ओनली लेसी कैन बी यूज इट विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का फिर ये भी इंडिकेटर हमें यही दे रहा है कि ये फाइनेंस लीज है। 4th नंबर में क्या बोला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज वाई। बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है मिनिमम लीज पेमेंट का यानी एमएलपी वो है x और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज है y। तो इससे क्या पता चलेगा, ये वाला पॉइंट पढ़ो। बोल रहा है कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज रेंटल कवर्स द सब्सटेंशियल फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। मतलब अगर इक्विवेलेंट हो, मतलब ये कहना चाह रहे कि अगर x जो है वो y के साथ सब्सटेंशियली एक हो तो फिर उसे हम लोग बोलेंगे फाइनेंस लीज। वही बोला है एट इंसेप्शन ऑफ लीज, मतलब लीज के स्टार्टिंग में ही अगर हम लोग मिनिमम लीज रेंटल को चेक करते हैं उसके प्रेजेंट वैल्यू को। मिनिमम लीज रेंटल मतलब क्या था, जो लीज रेंटल हर साल दिया जाएगा, लास्ट में हम लोग क्या ऐड करेंगे, जीआरवी गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, सबका हम लोग क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। वो अगर कवर करता है फेयर वैल्यू के सब्सटेंशियल पार्ट को, ठीक है। मतलब मान लो मेरा फेयर वैल्यू सब्सटेंशियल पार्ट का 1 लाख और हम लोग का जो ये मिनिमम लीज पेमेंट का जो हम लोग का वैल्यू आ रहा है वो मान लो आ रहा है 9,96,000 समथिंग, मतलब सब्सटेंशियल काफी ज्यादा आसपास हो रहा है, तो भी वो हमारा जो है फाइनेंस लीज होगा। मतलब 1 से लेके 4 सभी फाइनेंस लीज हो रहा है। यहाँ पर हम तुम लोग को आंसर दिखाते कैसे लिखना पड़ेगा। मैंने तो ओरली बता दिया, लेकिन अब उतना तो लिख नहीं सकते हैं तुम लोग को, लेकिन हर एक क्वेश्चन लिख लेना चाहिए कॉपी में कि भाई ऐसे लिखा हुआ है। ये देखो देखो क्या बोल रहा है, इट इज लीज, पहले फाइनेंस लीज को थोड़ा डिफाइन कर दिया कि फाइनेंस लीज क्या होता है और उसका इंडिकेटर्स क्या क्या है, ठीक है। तो अब देखो ये बता दिया कि इट इज अ लीज विच ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप ऑफ एन एसेट। ओनरशिप ट्रांसफर होने से तुम लोग लॉ में पढ़ोगे या पढ़े हो या पढ़ते हो, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। किसको ट्रांसफर हो जाता है, लेसी को, बाय द लेसर बट नॉट लीगल ओनरशिप, ठीक है। वो तो एंड में ही होता है। बोल रहा है द लेसी विल गेट द ओनरशिप ऑफ द लीज्ड एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। तो ये हो जाता है हम लोग का
फाइनेंस लीज, ये पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड में बोला है द लेसी हैज एन ऑप्शन टू बाय द लीज्ड एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म एट प्राइस व्हिच इज लोअर देन इट्स एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू एट द, मतलब ये सब इंडिकेटर बताया है, ठीक है, इंडिकेटर बताया है कि मतलब कौन से इंडिकेटर के साथ कौन सा आंसर मैच हो रहा है। द लीज टर्म कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट इवन इफ लिटिल इवन इफ टाइटल इज नॉट ट्रांसफर, ठीक है, टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ तो क्या होता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था ना कि एसेट बेचा नहीं जाएगा, लेकिन अगर मेजर पार्ट ऑफ द एसेट लीज पे चला गया है तो वो फाइनेंस लीज होगा। वो मैंने लिखवाया, तुम लोग को दिखाया जो इंडिकेटर्स था। और ये फोर्थ नंबर, वो भी देख लो। अच्छा ये भी बाकी है, ये वाला एट द बिगिनिंग ऑफ लीज टर्म प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज रेंटल कवर्स द इनिशियल फेयर वैल्यू द एसेट गिवन ऑन लीज टू लेसी इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर। यहाँ आंसर देने के वक्त ना 4 को आगे और 5 को पीछे, मतलब ये एक्चुअली हमारा 4 5 आगे पीछे है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जो भी हो तो वही बोल रहा है, स्पेशलाइज्ड नेचर कैन ओनली बी यूज्ड बाय द लेसी विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो यही बोला है लीज के बारे में। अच्छा अब ये देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना था, 6 था कि 10 था। अच्छा ये क्या थ्योरी को डिफाइन किया था, एक सेकेंड हम देख लेते हैं। ओ अच्छा अच्छा, वो थ्योरी को डिफाइन किया था, इसलिए मुझे आंसर पढ़ के लग रहा है कि परफेक्टली लिखा क्यों नहीं है। ठीक है, हम 10th नंबर में दिखा देते हैं। ये देखो, it if it becomes certain at the inception of lease itself that the option will be exercised by the lessee, it is a finance lease. The lease will be classified as finance lease. सेकेंड वाला आंसर भी फाइनेंस लीज होगा क्योंकि सब्सटेंशियल पोर्शन, क्योंकि 7 इयर्स में 6 इयर्स जो है लेसी यूज कर रहा है। सिंस द एसेट इज प्रोसीड्यूर ओनली फॉर द यूज ऑफ लेसी, लेसी के लिए ही यूज करने के लिए इस एसेट को बनाया गया है, तो ये फाइनेंस लीज है। द लीज इज फाइनेंस लीज इफ एक्स इक्वल टू वाई और वेयर एक्स सब्सटेंशियली इक्वल्स टू वाई, अगर एक्स और वाई का वैल्यू इक्वल हुआ तो वो फाइनेंस लीज होगा। तो ये 4 आंसर हमें देने के लिए बोला था, लेकिन तुम लोग सिर्फ फाइनेंस लीज लिख के आ जाओगे तो नहीं चलेगा, तुम लोग को बताना है कि लीज फाइनेंस लीज क्यों है। तब है अगर एक्स इक्वल टू वाई है और एक सब्सटेंशियल इक्वल टू वाई है और ये एसेट जो है इज प्रोक्योर्ड ओनली फॉर द यूज ऑफ लेसी, ये एसेट लेसी के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है, इसीलिए फाइनेंस लीज है। इसके आगे वाला जो है सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ लाइफ या फिर मेजर पार्ट ऑफ लाइफ को जो है कवर कर लेता है लीज पीरियड, इसीलिए फाइनेंस लीज है। और ये जो है अगर स्टार्टिंग में ही जो है एसेट परचेस करने का ऑप्शन रहता है तो उसे हम लोग फाइनेंस लीज बोलते हैं। तो 10th नंबर का हमारा सारा का सारा आंसर फाइनेंस लीज से रिलेट होता है। तो पॉइंट 1 भी फाइनेंस लीज, 2 3 एंड 4 ये सभी के सभी हमारे फाइनेंस लीज है। बट अगर तुम लोग मेरे जैसा ऐसा लिख के आ जाओगे तो इस पे कोई नंबर नहीं मिलने वाला, तुम लोग को पूरा डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा, मतलब जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्राइब इन द सेंस जितना लिखना जरूरी है बस उतना लिखने से ही होगा, फाइनेंस लीज हो जाएगा। अच्छा ये हम लोग का 10th नंबर हुआ, देखते हैं अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है। 3rd नंबर वाला हुआ उसके साथ मिलता जुलता मैंने बताया, वो कर सकते हो तुम लोग। अच्छा ये एमसीक्यू देखते हैं, एक तो हो पाता है तो बता देते हैं। जैसे कि देखो द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ए लीज, लीज का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कंट्रोल टेस्ट नहीं, रिस्क एंड रिवॉर्ड टेस्ट, बोथ कंट्रोल टेस्ट एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड टेस्ट, ओनली रिवॉर्ड टेस्ट, ठीक है। तो ये होगा रिस्क एंड रिवॉर्ड टेस्ट। रिस्क एंड रिवॉर्ड टेस्ट का मतलब देखो हम लोग एसेट को सिर्फ यूज करने के लिए दे रहे हैं या फिर फ्यूचर में उसे सेल भी कर देंगे। सेल करने का मतलब है रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, बायर सेलर का रिलेशन ही वही होता है कि अगर प्रोडक्ट का रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है तो ही हम लोग सेल मानते हैं। तो फिर क्लासिफिकेशन तो वही सेल हो रहा है या फिर सिर्फ यूज करने के लिए दे रहे, उस बेसिस पे होता है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बस ये कुछ एमसीक्यू ही करेंगे और नहीं। as AS19 lays down 5 deterministic condition to classify the lease as a finance lease, अभी दिखा है 5 कंडीशन है to classify the lease as an operating lease, which statement is correct, बोल रहा है कि ऑपरेटिंग लीज होने के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बोल रहे एनी वन कंडीशन फेल्स, मेजोरिटी ऑफ द 5 कंडीशन फेल, ऑल 5 कंडीशन फेल, एनी 2 कंडीशन फेल। तो हमारा रूल्स क्या था, जो 5 इंडिकेटर था उसमें से कोई एक भी अगर अप्लाई हो जाए
तो वो होगा हमारा फाइनेंस लीज। कोई एक भी हो जाए, तो अगर कोई एक कंडीशन फेल हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, चार में से बाकी चार अगर सेटिस्फाई करता है या फिर कोई एक भी करता है तो वो फाइनेंस लीज होगा। मेजोरिटी ऑफ द 5 कंडीशंस फेल, बोल रहा है कि पांचों का पांचों कंडीशन अगर मेरा फेल हो जाता है, ठीक है, और बोल रहा है ऑल 5 कंडीशंस फेल। देखो मेजोरिटी ऑफ द 5 कंडीशन फेल और ऑल 5 कंडीशन फेल में तो डिफरेंस हुआ ना। देखो एनी 2 कंडीशन फेल होने से भी वो ऑपरेटिंग लीज होगा, बाकी 3 अगर फुलफिल होता है या 3 में से कोई भी एक, तो बचा 2 ही पॉइंट बी और सी। तो बोला है मेजोरिटी ऑफ द 5 कंडीशन फेल, तो 5 कंडीशन में कोई मेजर माइनर नहीं है, बोला था कि कोई भी एक अगर फॉलो हो गया तो वो फाइनेंस लीज होगा। तो अगर पांचों का पांचों कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, एक भी अगर नहीं होता, इसका मतलब ये हो गया एक भी अगर नहीं होता है, तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा कि ये जो है हम लोग का फाइनेंस लीज नहीं है, ऑपरेटिंग लीज है। तो फिर देखो ये इंग्लिश घुमा फिरा के दिया है, हमें दिमाग में क्या रखना है, बोल रहे एक कंडीशन फुलफिल है तो क्या हुआ, चार अगर एक कंडीशन फेल है तो बाकी चार अगर फुलफिल हुआ या चार में से कोई भी एक हुआ तो भी फाइनेंस लीज। मेजोरिटी माइनॉरिटी वाला तो कुछ नहीं था, एनी वन ऑफ द 5 होना चाहिए। 2 कंडीशन फेल होने से फाइनेंस लीज हो सकता है, बाकी 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है। अगर पांचों के पांचों कंडीशन एक भी नहीं सेटिस्फाई करते हैं तो फिर वो फाइनेंस लीज नहीं होता है। फिर यहाँ थर्ड नंबर में बोला है इन केस ऑफ फाइनेंस लीज इफ द एसेट इज रिटर्न बैक टू द लेसर एट द एंड ऑफ लीज टर्म द लेसी ऑलवेज क्लेम डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर जो है फाइनेंस लीज था लेकिन एसेट रिटर्न बैक हो जाएगा तो लेसी क्या करेगा, डेप्रिसिएशन जो है डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यूजफुल लाइफ, लीज टर्म, यूजफुल लाइफ और लीज टर्म विच एवर इज लोअर, यूजफुल लाइफ और लीज टर्म विच एवर इज हायर। ठीक है, तो ये देखो मैंने लिखवाया था यूजफुल लाइफ और लीज टर्म विच एवर इज लेस, उस पे वो डेप्रिसिएशन को चार्ज करेगा। ठीक है, तुम लोग देखोगे तो वो नोट्स में मिलेगा। फिर सेकंड में देखो इन केस ऑफ एन ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज के केस में मतलब जो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे डेली का काम है, रेंट पे देते हैं, आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेसर कंटिन्यू टू शो द लीज्ड एसेट इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेसर मतलब क्या, जिसने रेंट पे दिया है, तो यही तो सही है। तो जिसने रेंट पे दिया है वो तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट को दिखाते ही रहेगा, उसने बेचा थोड़ी है कि नहीं दिखाएगा। फिर बोल रहा है डी रिकॉग्नाइज कर देगा एसेट को, डी रिकॉग्नाइज का मतलब होता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा देना, कभी नहीं करेगा। लेसर डिसकंटिन्यूज टू क्लेम डेप्रिसिएशन, नहीं डेप्रिसिएशन वो खुद चार्ज करेगा, एसेट भी खुद ही का दिखाएगा, डेप्रिसिएशन भी खुद ही चार्ज करेगा। तुम लोग एंट्री देखना, मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में ही। द लेसी रिकॉग्नाइज इन एसेट, नहीं नहीं लेसी कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग लीज है, तो उसने तो सिर्फ बस रेंट पे चीज लिया है। फिर बोल रहा है ए लिमिटेड सोल्ड मशीन हैविंग WD 40 लाख टू बी लिमिटेड फॉर 50 लाख, फेयर वैल्यू 50 लाख, मतलब फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस बराबर हो गया है। ठीक है, तो वो वाले केस पे जाना है। तो फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस अगर बराबर होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देख लो ये वाला। तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट या लॉस जो है वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। प्रॉफिट और लॉस WDV और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस देखना है। WDV कितना है 40 लाख और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 50 लाख, तो 10 लाख, 10 लाख को हमें क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे। कौन करेगा, जो बेच रहा है, ए अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करेगा। तो ए लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट 10 लाख इमीडिएटली, आज ही सीखा। ठीक है, एमोटाइज वगैरह डेफर वगैरह ये सब नहीं होगा, बी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ए रिकॉग्नाइज करेगा जो हमारे केस ए के साथ मैच होता है। ठीक है, तो ये हमारा MCQ हो गया, 10th मैंने करवाया, 11 भी करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग को 12 एंड 13 करना पड़ेगा, 12 13 14 ये 3 क्वेश्चन और शायद एक इलास्ट्रेशन 1 या 2 कुछ बाकी है वो करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ठीक है।